जी CFAP 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 19। आज का स्टैंडर्ड हमारा IS है 550 रिलेटेड पार्टीज़। लेकिन आज के स्टैंडर्ड की तरफ चलने से पहले कल के लेक्चर में से स्टैंडर्ड में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी ये भाई पंखा बंद कर दीजिएगा, साउंड में प्रॉब्लम होती है। पूछ ले भाई। अच्छा जी जी मैनेजमेंट अगर प्रेजेंट नहीं आ, हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। हमारा एक क्लाइंट था, आपको मज़े की बात बताता हूँ, उसमें रोटेशन बहुत ज़्यादा थी, मतलब कोई भी बंदा आता था टिकता नहीं था। जैसे उनका मैनेजर अकाउंट्स आया वो 2 महीने फिर चेंज हो गया, अगला आया उसने 4 महीने निकाले फिर चेंज हो गया। तो जो जिस वक्त हम ऑडिट करने के लिए गए ना, तो वो जो मैनेजर अकाउंट्स था उससे जो कुछ पूछते थे वो कहता था सर जी मुझे तो नहीं पता, ये पहले वालों ने कुछ किया, जो भी किया मुझे इसका कुछ भी नहीं पता, मैं तो 3 महीने पहले आया हूँ। क्या ये एक्सक्यूज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? उसी तरह फर्ज कीजिए अगर ड्यूरिंग द ऑडिट हमारे क्लाइंट का, ड्यूरिंग द ईयर हमारे क्लाइंट का CEO या CFO चेंज हो गया और नया आने वाला CEO कहता है सर मैं तो रिप्रेजेंटेशन आपको दे ही नहीं सकता पूरे साल की, मैं तो सिर्फ अपने 4 महीने जितना गुजारा मैंने टाइम उसकी रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, बाकी पहले जो 8 महीने क्या होता रहा मुझे क्या पता, उसकी रिप्रेजेंटेशन मैं नहीं दूंगा। क्या ये एक्सक्यूज़ वैलिड है? नहीं। तो अगर करंट मैनेजमेंट जो करंट CEO CFO है वो अगर पूरे साल के किसी हिस्से में प्रेजेंट नहीं भी रहा, मौजूद नहीं भी रहा, तो स्टिल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोजीशन की, इंडिविजुअल्स की नहीं पोजीशंस की है, कि जो बंदा अभी इस पोजीशन पे है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उसे ये इंश्योर करना है कि अगर वो उस पीरियड में नहीं भी था लेकिन उस पीरियड की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करे। यहाँ पे वो ये समझा रहा है। क्लियर हो गया जी? नहीं ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना, इसको मॉडिफिकेशन इन रिप्रेजेंटेशन वाला जो कंसेप्ट था इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उस तरफ बात लेके जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एक्सक्यूज तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि उसने कहा जी साल के कुछ अरसे में मैं मौजूद नहीं था इसलिए उसकी रिप्रेजेंटेशन मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। हम कहेंगे ये तो सीधी स्कोप लिमिटेशन है, नहीं दोगे तो इसको तो सीधा स्कोप लिमिटेशन में लेके जाएंगे। ठीक है, अगर फर्ज कीजिए वो हमें पूरे साल की रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करता और ये लिख देता है कि एक्सेप्ट फॉर द अर्लियर 8 मंथ्स मैंने आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया, तो हम कहेंगे स्कोप लिमिटेशन है, आपको तो पूरे पीरियड की रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने हैं। जी रिप्रेजेंटेशन की टाइप्स में आपने कुछ बताया था कि स्टैंडर्ड्स के हवाले से होनी चाहिए, ऑडिटर की जजमेंट, अगर इनमें से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है यानी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा और ऑडिटर फिर भी मांगता है मैनेजमेंट से और मैनेजमेंट नहीं देती है, तो उस केस में जो है वो क्या? अच्छा, अब थोड़ी सी ना कुछ ऐसी डिस्कशन है जो किताबों से हटके है। एक जगह पे मैं एक इशू पढ़ रहा था अब, लेकिन मैं इसलिए नॉर्मली कोशिश मतलब अवॉइड करता हूँ क्लास में इस तरह की एग्जांपल्स देने से कि ये सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, आप फिर हर कंसेप्ट में इसको सोचना शुरू कर देते हैं। एक इशू ये था कि इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है, करेक्ट कराना रिक्वायर्ड नहीं है ना, लेकिन ऑडिटर ने कह दिया मैनेजमेंट को इसको करेक्ट कर दें। मैनेजमेंट ने कहा हमने करेक्ट नहीं करना। अच्छा, अगर मैनेजमेंट इसकी जस्टिफिकेशन देती ना कि सर इसका एडजस्टिंग एंट्री पास करने में ना हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, सिस्टम हमारा कुछ इस तरह का है कि हम सारी ट्रांजैक्शन बैच में रिकॉर्ड करते हैं, इक्का दुक्का करके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये लाता से ट्रांजैक्शन इसमें कॉस्ट, तो ये शायद एक्सेप्टेबल थी। लेकिन उन्होंने जस्टिफिकेशन ये नहीं दी और इमटेरियल मिसस्टेटमेंट उसको करेक्ट नहीं किया। ऑडिटर ने कहा करेक्ट करो, उन्होंने कहा फिर भी हमने नहीं करना। ऑडिटर कौन सा ओपिनियन दे? थ्योरेटिकली जहन में अनमोडिफाइड ओपिनियन आता है, लेकिन उसने एक कमेंट्री करते हुए कहा था कि ऑडिटर को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर ये मिस स्टेटमेंट वाकई ही इमटेरियल है तो मैनेजमेंट को क्या कबाहत है, उसे क्या मसला है, वो इसको करेक्ट क्यों नहीं कर रहे। ऑडिटर को यहाँ पे एक दफ़ा खड़े होकर सोचना चाहिए कि अगर ये वाकई ही इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है ना तो फिर मैनेजमेंट को रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए था, उसे को तो पास कर देना चाहिए था। अगर मैनेजमेंट कह रही है कि इस बात में इंसिस्ट कर रही है कि मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करना, तो फिर हम एक दफ़ा सोच ले कि किसी ना किसी एंगल से ये मटेरियल तो नहीं है, इसकी वजह से किसी एरिया पे ऐसा मटेरियल इफेक्ट तो नहीं आ रहा। तो ये उसने एक कमेंट्री करते हुए कहा था। उसी तरह आपने भी क्या क्वेश्चन पूछा था, हाँ, कि अगर ऑडिटर जो रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड ने कहा रिक्वायर्ड है वो तो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा, इसके अलावा ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिन पे जो नॉर्मली रिलेट करती है मैनेजमेंट के
ऐसे एरिया से रिलेटेड हो जो मैनेजमेंट की प्लान ऑफ एक्शन, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से, उनकी इंटेंशन से रिलेट कर रही हो, उन पे भी ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेगा। हर एरिया पे नहीं ऑब्टेन करता। लेकिन फर्ज कीजिए कोई ऐसा एरिया था जिस पे ना ISA रिक्वायर करता है और ना ही वो एरिया मैनेजमेंट की जजमेंट या प्लान से, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेट करता था, लेकिन ऑडिटर ने फिर भी मैनेजमेंट से कह दिया रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और मैनेजमेंट ने कहा हम रिप्रेजेंटेशन ये प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना रिक्वायर्ड है और ना ही कोई सूटेबल थी उस सिचुएशन में, लेकिन ऑडिटर ने कह दिया, मैनेजमेंट ने कहा हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्या ऑडिटर को इसका ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए? बताइए। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा, इस वजह से नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन वो थी जो रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड या रिक्वायर्ड बाय सर्कमस्टेंसेस नहीं थी, बल्कि इस वजह से कि अगर ये वाकई ये कोई अहम रिप्रेजेंटेशन नहीं थी तो मैनेजमेंट रिफ्यूज़ क्यों करे इसे प्रोवाइड करने से? तो उस रिप्रेजेंटेशन को भी ऑडिटर स्कोप लिमिटेशन कंसीडर करेगा अगर मैनेजमेंट प्रोवाइड ना करे। इसका मतलब पता क्या हुआ? एग्जाम में आपने इस कंसेप्ट को कैसे यूज़ करना है। एग्जाम में उसने जो रिप्रेजेंटेशन कह दी ना हमें कि ऑडिटर ने ये रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से मांगी और मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं की, तो आपने उस रिप्रेजेंटेशन की नेचर के बारे में नहीं सोचना कि ये रिक्वायर्ड है कि नहीं है। आपने कहना चाहे पहले नहीं भी रिक्वायर्ड, जब ऑडिटर ने कह दिया सो रिक्वायर्ड हो गई, और मैनेजमेंट ने अगर प्रोवाइड नहीं की तो ये स्कोप लिमिटेशन होगा। क्लियर होगी बात? ओके। हर एरिया प्रैक्टिकली आता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है कि ऑडिटर जिस एरिया में चाहे रिप्रेजेंटेशन मांग सकता है मैनेजमेंट से। नहीं, इमटेरियल नहीं, ऑडिटर वैल्यूएट करेगा उसका इफेक्ट क्या है। वो एरिया जो था, जिस एरिया के बारे में उसने, जैसे नॉर्मली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में हम नहीं लेते रिप्रेजेंटेशन कोई, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर ऑडिटर ने कोई रिप्रेजेंटेशन किसी कंटेक्स्ट में किसी कॉन्ट्रैक्ट को सामने रखते हुए रिप्रेजेंटेशन मांग ली और मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं की, तो ऑडिटर इसको स्कोप लिमिटेशन कंसीडर करेगा और देखेगा उस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का कितने अमाउंट है, उस लिहाज से मटेरियलिटी या परवेसिवनेस को डिसाइड कर लिया जाएगा। लेकिन ऑडिटर ने कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, उसे प्रोवाइड नहीं की गई, स्कोप लिमिटेशन है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन इनका ये है कि सर आपने दो तरह की रिप्रेजेंटेशन बताई, एक वो जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर रहे हैं यानी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली, और एक स्पेसिफिक एरिया वाली। ओवरऑल वाली जब सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर रही हैं, जब मैनेजमेंट हमें वो रिप्रेजेंटेशन दे देती है कि उनके ख्याल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बना दी है, तो इस रिप्रेजेंटेशन में सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर हो जाती हैं, तो फिर इंडिविजुअल एरियाज के ऊपर हम रिप्रेजेंटेशन क्यों देते हैं? जैसे अगर मैनेजमेंट ने एक दफ़ा कह दिया कि सर हमने टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक, तो फिर हम उससे ये क्यों पूछते हैं कि सब्सिक्वेंट डिमेंट्स तुमने आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दी हैं? क्या तुमने रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दिया? गोइंग कंसर्न की असेसमेंट ठीक है? ये जब उसने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी तो फिर क्यों पूछते हैं? ये इन एरियाज की नेचर की वजह से, इनके ज़्यादा क्रिटिकल होने की वजह से, ये एरियाज जो है ये हमारे बाकी के नॉर्मल एरियाज से ज़्यादा क्रिटिकल, ज़्यादा अहम है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने सपोर्ट करने के लिए कहा कि आपने ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन तो लेते ही हैं, साथ ही साथ इन स्पेसिफिक एरियाज के बारे में भी रिप्रेजेंटेशन लें, ताकि मैनेजमेंट एक दफ़ा रुक के स्पेसिफिकली इन रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोचे कि क्या वाकई हमने ये काम कर लिया कि नहीं कर लिया। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं आपसे ये पूछूं, हाँ भी सारा सिलेबस कवर हो गया, आपके सर कवर हो गया, लेकिन अगर मुझे अपने एक्सपीरियंस की वजह से अंदाज़ा हो कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं, या हो सकता है उन्हें पता ना हो, इस सेशन में कोई रिवीजन आई हो सिलेबस में, मैं ख़ास तौर पे उस कंसेप्ट्स के बारे में आपसे पूछना चाहिए कि नहीं भाई ये वाला स्टैंडर्ड कर लिया, ये टॉपिक कर लिया, ये रिवीजन आई थी कर लिया। जब पहला आपने क्वेश्चन बता दिया कि सर मेरे पूरा सिलेबस कवर हो गया, तो ये कहने की क्या ज़रूरत होती? सिर्फ इसलिए कि एक दफ़ा, क्योंकि ये ज़्यादा अहम है, एक दफ़ा रुक के आप सोच लें कि वाकई इन एरियाज़ को अप्रोप्रिएटली आपने काउंट फॉर कर लिया कि नहीं। ठीक है जी, तो हमने दोनों तरह की रिप्रेजेंटेशन लेनी है, ओवरऑल भी और स्पेसिफिक एरियाज़ की भी। और कोई क्वेश्चन? जी अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एग्ज़ाम में आपने ना कैफ के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से
क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। कैफ का स्टूडेंट क्या होता है, उसका माइंड क्या होता है भला? उसका माइंड होता है एक वक्त में एक ही टॉपिक में से क्वेश्चन पूछता है, उसी कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूमेगा। दूसरे एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा कंसेप्ट नहीं होते नॉर्मली कैफ लेवल पे। और दूसरा, जो कुछ हमने पढ़ा है या सर ने बताया है ना, बस वही आंसर करना है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं लिखनी। ये हम स्टूडेंट को बल्कि कैफ लेवल पे मना भी करते हैं कि आपने अपने से कंसेप्ट नहीं लिखने, लेकिन आप लोगों के लिए पाबंदी नहीं है। एक केस स्टडी को आप मल्टीपल एंगल से भी देख सकते हैं, और सीफैप की केस स्टडी में अक्सर ऐसे होता है कि एक केस स्टडी में एक से ज़्यादा टॉपिक्स या कंसेप्ट्स या स्टैंडर्ड जो है टेस्ट कर रहा होता है। तो एक तो आपने अपने माइंडसेट को फ्लेक्सिबल करना है कि एक केस स्टडी में आपने ये नहीं रखना कि जी एक ही टॉपिक में से पूछ रहा होगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो एक से ज़्यादा टॉपिक्स एक केस स्टडी में टेस्ट कर रहा होता है, तो आपने उसे इवैल्यूएट करना है कि क्या इसमें कोई दूसरा एंगल भी है केस स्टडी का। और दूसरा, आपने सिर्फ इसको ये नहीं रटा लगा के, अगर आपको लग रहा है ना कि इस कंसेप्ट के साथ दूसरा कंसेप्ट मिल रहा है, तो आप दूसरे कंसेप्ट के प्रोसीजर भी लिख सकते हैं उसके आंसर में। आपको सिर्फ एक कंसेप्ट स्पेसिफिक आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि इसमें कोई दूसरा पॉइंट भी अप्लाई हो रहा है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और याद रखिए, आई कैप के जो सीफैप लेवल के सोल्यूशन होते हैं ना, इनमें बहुत से क्वेश्चंस के आंसर में हमें टीचर्स को भी ये लगता है कि इसमें ये बात भी डिस्कस होनी चाहिए थी, उसने नहीं की, या इसमें ये 3 रास्ते निकलते थे, उसने एक रास्ते को तो खूब रगड़ा, दूसरे को उसने 1-2 लाइनों में बस बता दिया, और तीसरे का उसने जिक्र ही नहीं किया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वही सोल्यूशन आपका आंसर चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं। वो तो आप प्रोफेशनल, आपको अंदाज़ा होगा कि अगर मल्टीपल इश्यूज निकलते हो किसी क्वेश्चन में से, और आप कोई ऐसा इश्यूज आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर डिस्कशन लिख दें जो उसके सोल्यूशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन में रेलिवेंट है, तो बिल्कुल वो ठीक होगा। तो आपको आपने जो अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, वो ज़हन में रखना है कि स्पेसिफिक कंसेप्ट स्पेसिफिक नहीं सोचना, ठीक है। आपने हमेशा इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है कि क्या इस क्वेश्चन में ये मेन इशू तो है, मेन इशू तो एक ही होगा जिसके गिर्द क्वेश्चन घूम रहा होगा, क्या इसमें कोई दूसरा इशू भी है जिसको एड्रेस करना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। तो दो एंगल से क्वेश्चन जी। हाँ जी, इनका क्वेश्चन ये कि प्रेजेंटेशन में एक कंसेप्ट था कि डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी हो, ठीक है, डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी। उसमें उसने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, दोनों को अलग-अलग पैराग्राफ में डिस्कस किया। एक डाउट किस वजह से क्रिएट हो सकता है कि जब रिप्रेजेंटेशन और अदर एविडेंस इनकंसिस्टेंट हो, और दूसरा डाउट्स क्रिएट होने की क्या रीज़न हो सकती है कि जब मैनेजमेंट की कंपिटेंस या इंटेग्रिटी डाउटफुल हो। स्टैंडर्ड ने इनको अलग-अलग पैराग्राफ में डिस्कस किया, थोड़ा सा फ़र्क भी है। एग्जाम में मेरी सजेशन ये है, आप इन दोनों में कोई फ़र्क ना रखें, दोनों को इकट्ठा करके लिख दे। कोई भी सिचुएशन आए, आपने लिखना है डाउट्स क्रिएट होता है, यहाँ पे ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि कंसेप्चुअली दोनों एक ही इशू को डील करते हैं, डाउट्स हैं, और डाउट्स को रिजॉल्व कैसे करना है, दोनों प्रोसीजर वही बता रहे हैं। और कोई क्वेश्चन जी? ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए मैनेजमेंट से इनका क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा रिफ्रेश करके इनका क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम ड्यूरिंग ऑडिट भी मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, रिटन फॉर्म में ना सही, ज़बानी कलामी सही, CFO CEO से ना सही, मैनेजर अकाउंट से सही, और उसके मुताबिक अपने प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। फिर एंड में हम टॉप लेवल मैनेजमेंट से CEO CFO से रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन लेटर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। अगर जो ड्यूरिंग ऑडिट हमें रिप्रेजेंटेशन दी गई जिसकी बेस पे हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, और जो एंड में हमें रिप्रेजेंटेशन मिलती है उसमें फ़र्क हो जाए, पहले उन्होंने कुछ और रिप्रेजेंटेशन दी शॉर्ट टर्म की, बाद में कहा लॉन्ग टर्म किया, या पहले उन्होंने यूज़ की रिप्रेजेंटेशन दी, बाद में कहा हमने तो सेल करना है, तो क्या हमारे प्रोसीजर चेंज होंगे? इसका जवाब है यस, चेंज होंगे, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा पूरे का पूरा ऑडिट देखता है दोबारा खुल जाएगा और सारे एरिया को हम दोबारा री ऑडिट कर रहे होंगे, नहीं। इसमें एक तो इफेक्ट सिर्फ उस रिप्रेजेंटेशन का आएगा जिसमें चेंज है, बाकी का नहीं आएगा। और दूसरा, अगर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चेंज होती है तो फिर हम इंटेग्रिटी और कंपिटेंस ऑफ मैनेजमेंट इवैल्यूएट करेंगे।
हम कहेंगे क्यों, क्या मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट को पता ही नहीं होता कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या सोच रही है, और वो अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं हमें, यहाँ के जानबूझ के उन्होंने हमें गलत रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। तो हमारा रिस्क, हमारी रिलायबिलिटी मैनेजमेंट की डाउटफुल हो जाएगी, रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। तो उस सूरत में हम डेफिनेटली अपने प्रोसीजर बढ़ाएंगे ज़रूर। और अगर हमें लगे कि ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है तो एक्सट्रीम केसेस में मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी डाउटफुल होने की वजह से आपको पता है हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा, और एग्जाम में भी अगर टेस्ट करेगा वो एक आधे एरिया में कहेगा रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, तो हम उसके प्रोसीजर बिल्कुल बढ़ाएंगे, प्रोसीजर इंक्रीज करेंगे। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है? अच्छा चलिए, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। मैं बेसिकली क्योंकि आपको पता है CFAP लेवल का जो सिलेबस है ना, इसमें स्टैंडर्ड भी है और स्टैंडर्ड के अलावा प्रैक्टिस भी है, जो आपका प्रैक्टिस का नॉलेज होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो अच्छी अकाउंटिंग बॉडीज़ है इंटरनेशनल, उनके कुछ आर्टिकल्स होते हैं वेबसाइट्स वगैरह पे, वो रीड करता रहता हूँ मैं। और जो हमारे प्रोफेशन के जो फ्रॉड होते हैं वो किस तरीके से हुए और कैसे आइडेंटिफाई हुआ, ये थोड़ी सी रिसर्च फॉरेन ऑथर्स ने की होती है, जो जिन्होंने फॉरेन बुक या फॉरेन लिटरेचर जो डेवलप करते हैं उन लोगों ने। तो उनमें से जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें लगेगी मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता रहूँगा, ठीक है। आपको टाइम मिले तो आप उसको रीड कर लिया कीजिए, वो आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड करेंगे, ठीक है। और उससे आपको ये भी अंदाज़ा होता जाएगा कि आपने जो कुछ स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है वो प्रैक्टिस में कैसे चल रहा है, ठीक है। वो एक अच्छी चीज़ है। तो मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता रहूँगा, लेकिन उसके ऊपर आपने अगर फर्दर कोई रिसर्च करनी है ना तो खुद करनी होगी। उस पर कंपनी का नाम वगैरह होगा, आपको अगर मज़ीद उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे से ना पूछिएगा, मुझे नहीं पता होगा, ठीक है। मैं सिर्फ जो रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। फर्दर अगर कोई आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है, गूगल पे जाएँ, कंपनी का नाम एंटर करें, आपके सामने उस केस के डिटेल फैक्ट्स आ जाएंगे। जी, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी 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 आपने जनरल नॉलेज की बात की स्टार्टिंग जी। में, इस तरह ICAP के पेपर में कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो किसी स्टैंडर्ड से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन वो उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स पूछ लेता है या इस तरह की चीज़ें। जी बिल्कुल। तो वो हम क्लास में एड्रेस करेंगे या वो? जी, इनका क्वेश्चन ये है कि सर ICAP के पेपर में ख़ास तौर पे रिसेंटली जो 2-3 अटैम्प्ट्स हैं, इनमें वो क्या करता है कि कोई ऐसा टॉपिक टेस्ट कर लेता है जो स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं हुआ, जो कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा कर लेता है। इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए क्या करें? देखें, ये चूँकि बड़ा वाइड एरिया है तो पॉसिबल नहीं है कि हम क्लास में इसको कवर कर सकें, ठीक है। क्योंकि वो कुछ भी, जैसे मेरे जहन में कई दफ़ा आता है कि सिलेक्टेड ओपिनियंस ICAP की वजह से वो बड़ा अच्छा सोर्स है, उसमें से उसे क्वेश्चन सेट करना चाहिए, नहीं करता। वो अपनी कोई गाइडेंस उसने प्रोवाइड की होती है, वो उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता है। तो मैं आपको सोर्स बता दूंगा कि ये गाइडेंस है, इसको पढ़ लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा आर्टिकल शेयर कर लूँगा, तो इस तरह की चीज़ें पढ़ना आपने खुद है। इस तरह के मटेरियल के नोट्स आपको मैं अवेलेबल नहीं कर सकूँगा, ठीक है। ये सिर्फ आपकी प्रोफेशनल रीडिंग होगी। जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे, आप खुद से भी कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। और एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकता है जो क्वेश्चन टेस्ट करे वो कंसेप्ट आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने आपसे लिटरेचर शेयर करने की बात की, उसके पीछे भी यही पर्पज़ था कि एक तो आपको थोड़ा दिमाग खुले, ज़रा आपको पता चले कि एप्लीकेशन कैसे होती है प्रैक्टिस में, और दूसरा अगर वो कोई हट के क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपने सिर्फ एक ही तरह के रीडिंग ना की हो अपनी, बल्कि आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के कुछ ना कुछ काबिल हों, ठीक है। तो चांसेस हमारे इंप्रूव हो जाते हैं कि एग्जाम में कोई अनसीन क्वेश्चन आएगा तो हम उसको हैंडल कर लेंगे अगर इस तरह की हमने एक्स्ट्रा रीडिंग की होगी। लेकिन याद रखें, ये एक्स्ट्रा रीडिंग आपने बाद में करनी है, पहले स्टैंडर्ड की रीडिंग करनी है। यानी पहले हमने अपना सिलेबस कवर करना है, उसके बाद का जो टाइम होगा उसमें आप एक्स्ट्रा रीडिंग कीजिए, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ जो चीज़ें शेयर करूँ वो इतनी ज़्यादा ना हो कि सिर्फ वो उसी को पढ़ते हुए आपका टाइम निकल जाया करे, ठीक है। वो सिर्फ टू दी पॉइंट और रेलिवेंट चीज़ें इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो वो रिस्क हमेशा रहेगा, ठीक है। और वो रिस्क कैसे कवर के अनसीन क्वेश्चन आएगा, और वो रिस्क कैसे कवर कर सकते हैं आप अपनी प्रोफेशनल, एक तो प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस से भी ज़्यादा बल्कि मैं हम कहूँगा रीडिंग है आपकी प्रोफेशनल रीडिंग। जी, नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड जो कवर करने जा रहे हैं वो है ISA 550 रिलेटेड पार्टीज़। रिलेटेड पार्टीज़ क्या होती हैं? ऐसी पार्टीज़ जिनका इन्फ्लुएंस होता है, जिनका इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ स्टैंडर्ड एक और वर्ड यूज़ करता है, कंट्रोल।
कंट्रोल इन्फ्लुएंस की एक हायर डिग्री है। जिन पार्टीज का एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस होगा उन्हें हम कहेंगे रिलेटेड पार्टीज। जैसे हमारे ऑडिट क्लाइंट पे किन का इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसकी एसोसिएटेड कंपनीज का, होल्डिंग सब्सिडरीज वगैरह या एसोसिएटेड कंपनीज, वो रिलेटेड पार्टीज हैं। मेजॉरिटी शेयर होल्डर, की मैनेजमेंट एंड देयर फैमिली मेंबर्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ में रखेगा, रिलेटेड पार्टीज IFRS में कहीं पे डिफाइन किया है उन्होंने, मेरा ख्याल है शायद IAS 24 है। ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड पार्टीज में और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड पार्टीज में फ़र्क हो सकता है। आपने ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से जब रिलेटेड पार्टी को असेस करना है ना, तो कंसेप्ट को जहन में लेके आना है। और कंसेप्ट उसने क्या कहा है कि रिलेटेड पार्टी कौन सी होगी, हर वो पार्टी रिलेटेड है जिसका इन्फ्लुएंस है। ये इन्फ्लुएंस वाला लफ्ज़ की वर्ड है, जिसका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है या हो सकता है, तो वो हमारी रिलेटेड पार्टी होगी। एसोसिएटेड कंपनीज आ गई, मेजॉरिटी शेयर होल्डर आ गए, की मैनेजमेंट या इनके फैमिली मेंबर। किन के फैमिली मेंबर, मेजॉरिटी शेयर होल्डर है या उसका कोई फैमिली मेंबर, वो भी रिलेटेड पार्टी होगा। मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट से क्या मुराद है, कौन सी मैनेजमेंट होगी, CFO, CEO वगैरह, डायरेक्टर्स या इनके फैमिली मेंबर्स। कौन से फैमिली मेंबर नहीं बताया, इमीडिएट फैमिली मेंबर के क्लोज फैमिली मेंबर नहीं बताया। उसका मतलब है कोई भी फैमिली मेंबर हो वो रिलेटेड पार्टी हो सकता है। और देयर कंपनीज या इनकी कंपनीज, किनकी, इनकी, इन लोगों की, ये सारे रिलेटेड। असल में रिलेटेड पार्टी हमारे लिए अहम क्यों है, इसलिए कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट हाई होता है। हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें CFO, CEO वगैरह, इन्होंने कोई अपने भाई, एक कंपनी खोली है अलहदा से, और अपने भाई को या किसी फैमिली मेम्बर को उस कंपनी का मैनेजर बनाया। और अब जब कभी मेन कंपनी जो हमारा क्लाइंट है उसने जो बाइंग सेलिंग करनी है, तो अगर कोई माल ख़रीदना है तो बजाय कि मार्केट से उठाया जाए हाई प्राइस पे, वही अपने भाई की कंपनी से माल ख़रीद लिया हाई प्राइस पे। क्यों? क्योंकि वो बंदा इस पोजीशन में है कि वो परचेज ऑर्डर्स को प्रूव करे, ठीक है। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ईयर एंड पे प्रॉफिट को ओवरस्टेट करना है, तो भाई की कंपनी से कहा जी हम आपको ये चीज़ें सेंड कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से एक्नॉलेजमेंट दे दीजिएगा ताकि हमारी सेल बुक हो जाए, ईयर एंड के बाद आप इनको रिटर्न कर दीजिएगा। अब अगर आम कोई क्लाइंट हो ना, वो शायद इस तरह की अरेंजमेंट को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी है तो वो इस तरह की अरेंजमेंट को एक्सेप्ट कर लेगी। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में ख़ास तौर पे रिस्क ऑफ फ्रॉड ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे लिए ये अहम है। वेरिफिकेशन तो हम आपको पता है नॉर्मली हर ट्रांजैक्शन की करते हैं, हर ट्रांजैक्शन से मुराद सैंपल बेस पे जो भी ट्रांजैक्शन हमारे सैंपल में आई, लेकिन जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी इनमें हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वो बता रहा है कि रिलेटेड पार्टी क्या है, जिनका हमारे क्लाइंट पे इन्फ्लुएंस है या हमारे क्लाइंट का जिस पे इन्फ्लुएंस है, ये दोनों रिलेटेड पार्टीज हो गई। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या हुई, जो रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो ट्रांजैक्शन किस किस्म की हो सकती है रिलेटेड पार्टी के साथ। सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स की ट्रांजैक्शन हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आपने लॉ में पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी वाला एक कंसेप्ट होता था, तो वो क्या कहता था, ये अगर आपने इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी करनी हो तो कर सकते हैं। क्या डायरेक्टर्स की अप्रूवल की ज़रूरत है? अप्रूवल चाहिए, और सिर्फ डायरेक्टर्स की क्या, शेयर होल्डर की भी अप्रूवल चाहिए, शेयर होल्डर की भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होते थे, ठीक है। इसी तरह लोन लेना देना, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना एक दूसरे को, ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आता है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं, अहम चीज़ ये, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो सिंपल कंसेप्ट है कि रिलेटेड पार्टी का जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। अहम कंसेप्ट ये है कि कुछ ट्रांजैक्शन ये होंगी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, और कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी जो आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। जैसे रिलेटेड पार्टी के साथ आप रॉ मटेरियल बाय सेल करें, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन अक्सर कंपनीज करती हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई इक्विटी ट्रांजैक्शंस हों, ठीक है, शेयर सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस हों, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। या
ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बेस नहीं कर रही, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए गए रिलेटेड पार्टी के साथ कि जिनमें बाद में चेंजेस टर्म्स एंड कंडीशन को फ्रीक्वेंटली चेंज किया जाता है, हालांकि दूसरे क्लाइंट के साथ टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हो जाए उनको चेंज नहीं किया जाता। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो पहला लेसन आपने क्या सीखा कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होगी इनमें आम ट्रांजैक्शन की निस्बत रिस्क ज़्यादा है, और दूसरा जो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस होंगी वो कुछ तो ऑर्डिनरी हो सकती हैं, ऑर्डिनरी कुछ आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो सकती हैं। हमारे लिए दोनों में से ज़्यादा रिस्क वाली कौन सी होंगी? जो आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड ने कुछ एग्जाम्पल भी दी हैं, वो नोट्स में लिखी हुई हैं। एक दो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर कर दी जिनमें टर्म्स एंड कंडीशन फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, या मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन से हटके ट्रांजैक्शन है, या इक्विटी बेस्ड ट्रांजैक्शन है। ये हमारी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, दो बड़े रिस्क होते हैं, एक ये कि रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शंस में रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है, फ्रॉड करने के लिए रिलेटेड पार्टीज को यूज किया जाता है, और दूसरा रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस, क्योंकि इसी चीज़ को सामने रखते हुए कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस को हो सकता है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यूज़ किया जाए, इसीलिए दुनिया के ज़्यादातर फ्रेमवर्क रिक्वायर करते हैं इंक्लूडिंग IFRS कि आपकी जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनको आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करना है, रिलेटेड पार्टीज़ को भी डिस्क्लोज करना है और रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी डिस्क्लोज करना है। तो रिस्क क्या होता है कि मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टीज को कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा, या तो कोई रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज नहीं की होगी या उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन छुपा गए होंगे। ये दो बड़े रिस्क हैं जिनको सामने रखते हुए रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत पेश आई। ठीक है, सबसे बड़ा रिस्क हमारा क्या है कि क्या रिलेटेड पार्टी की सारी ट्रांजैक्शंस रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दिए गए हैं, और दूसरा क्या इन ट्रांजैक्शन में कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो ये है हमारा रीजन कि क्यों रिलेटेड पार्टी है क्या और राइटर के लिए अहम क्यों है। अब चलते हैं रिलेटेड पार्टी के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि उन्होंने रिलेटेड पार्टीज को और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है? ढूंढना है कि हमारी कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज हैं, उनको काउंटफॉर करना है। काउंटफॉर करने का मतलब क्या है कि वो आर्म लेंथ बेसिस पे रिकॉर्ड हुई हैं, आर्म लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो कि कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक जो अप्रूव की होती हैं डायरेक्टर्स ने या शेयर होल्डर्स ने, वो अगर आर्म लेंथ बेसिस पे ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कुछ कंपनीज में आपने देखा होगा पॉलिसीज होती हैं कि जो व्हीकल्स हैं अगर उनकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो गई तो बुक वैल्यू पे डायरेक्टर्स की इंटाइटलमेंट हो सकते हैं कि वो बाय कर सकते हैं। अब मे बी यहाँ पे मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो, लेकिन एज पॉलिसी अगर उसको किया गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये डिस्क्लोज किया गया है कि ऑल रिलेटेड पार्टीज आर ऑन आर्म लेंथ बेसिस, फिर हमारे ऊपर लाजिम हो जाता है ऑडिटर के ऊपर चेक करना कि बाकी सारी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे हैं कि नहीं। तो अकाउंट फार करने का मतलब समझ आ गया, इनकी अकाउंटिंग भी ठीक हो एंड डिस्क्लोज, और इनको डिस्क्लोज किया गया हो, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात अभी होनी चाहिए थी जो स्टैंडर्ड ने यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन वो डिफरेंट पैराग्राफ में उसकी डिस्कशन करता है। इन ट्रांजैक्शंस की अप्रूवल भी होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं इनकी अप्रूवल होती है बाय डायरेक्टर्स। आपने वो लॉ में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जब किसी डायरेक्टर का किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट होता है तो उसने डिस्क्लोज करना होता है। उसी तरह एक और कंसेप्ट भी है कि अगर डायरेक्टर्स के अलावा किसी ऑफिसर का इंटरेस्ट है ना, जो CFO वगैरह इन्होंने भी डिस्क्लोज करना, अप्रूवल लेनी है डायरेक्टर से, और अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हो तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी होती है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में जो अहम चीज़ है एक और, ये तो अहम है ही है, वो है अप्रूवल। इनकी अप्रूवल भी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात डायरेक्टर्स के नीचे CFO CEO रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर फ्रॉड कर रहे होते हैं, डायरेक्टर्स को पता ही नहीं होता ये ट्रांजैक्शन हो रही है कि नहीं। क्यों? वो उनको बताते ही नहीं है CFO CEO डायरेक्टर्स को कि सर ये इसमें हमारा इंटरेस्ट है और आप इसको प्रूव करें।
क्योंकि फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन होती हैं, उन्हें डर होता है कि अगर डायरेक्टर्स को बताएंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम पकड़े जाएंगे। तो रिलेटेड पार्टी की अप्रूवल और फिर उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्लोजर वगैरह, ये दोनों चीज़ें मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कब होगी भला? जब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उनसे रिक्वायर करेगा कि आपने रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना है, डिस्क्लोज करना है। अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट है, फिर ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैनेजमेंट ये काम कर रही होगी? नहीं कर रही होगी। अच्छा बताइए, IFRS में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट है कोई? आइडेंटिफाई करके, काउंट फॉर करके डिस्क्लोज करना। हाँ, कौन सा स्टैंडर्ड है वाला? IAS 24। क्या पॉसिबल? वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना ये यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए अहम चीज़ है, होना तो नहीं चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में कोई ऐसा फ्रेमवर्क हो जिसमें रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट ही ना हो भी सकता है, हो भी सकता है। तो उस, आपको याद है कि एग्जांपल IAS 210 में हमने पढ़ी थी कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल बट रिक्वायर्ड बाय लॉ। और उसमें आपको एग्जांपल मैंने दी थी कि नॉट एक्सेप्टेबल कब हो सकता है? जब इस तरह की अहम डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क में शामिल ना हो। तो अगर फ्रेमवर्क रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करने को रिक्वायर नहीं करता, मैनेजमेंट ये काम कर रही होगी? नहीं कर रही होगी। आगे चलते हैं। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि इंश्योर करे कि मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट पूरी कर रही है कि नहीं। अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर करता है रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने, डिस्क्लोज करने को, तो ऑडिटर इंश्योर करेगा कि मैनेजमेंट ने सारी रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज किया हो। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैनेजमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इस हवाले से कोई नहीं बनती। कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ऑडिटर की स्टिल इस सूरत में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या उसने ये नहीं देखना अब कि मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करके, काउंट फॉर करके डिस्क्लोज कर दिया कि नहीं? उस सूरत में ये वाली जिम्मेदारी नहीं होगी ऑडिटर की। क्यों? क्योंकि ये तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन ये वाली जिम्मेदारी होगी। क्यों? क्योंकि फ्रेमवर्क रिक्वायर नहीं कर रहा, लेकिन रिलेटेड पार्टीज अभी भी मौजूद होंगी। डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि रिलेटेड पार्टी भी नहीं होंगी? वो जरूर होंगी। तो क्या इसका ये मतलब है कि रिलेटेड पार्टी का जो ट्रांजैक्शन में रिस्क भी नहीं होगा? रिस्क जरूर होगा। तो फिर रिस्क ऑफ फ्रॉड को एड्रेस करने के लिए, ऑडिटर उस सूरत में भी रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करेगा और उनके साथ ट्रांजैक्शंस को खास तौर पे वेरीफाई करेगा। इस वजह से नहीं कि उसने इंश्योर करना है कि वो डिस्क्लोजर आए, बल्कि इस वजह से कि इंश्योर करना है उन ट्रांजैक्शन में कोई फ्रॉड तो नहीं है। क्योंकि अगर फ्रॉड है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करते। ठीक है। स्टैंडर्ड में एक एग्जांपल देके मैं समझाता है ये ट्रू एंड फेयर व्यू का लिंक रिलेटेड पार्टी के साथ। कि फर्ज कीजिए अगर किसी मेजॉरिटी शेयर होल्डर है कोई, और उसको कोई फिक्स एसेट सेल किया गया है एट लॉस। फिक्स एसेट कोई प्रॉपर्टी थी, उसको 50 मिलियन कम प्राइस पे बेच दी गई है। बज़ाहिर क्या नजर आता है? ये सेल ऑफ फिक्स एसेट की ट्रांजैक्शन है। लेकिन कहते हैं अगर आप इसका वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का जो कंसेप्ट है उसको सामने रखते हुए इसका एनालिसिस करें ना, तो आपको पता चलेगा ये असल में मेजॉरिटी शेयर होल्डर को 50 मिलियन की डिविडेंड की पेमेंट है। क्योंकि अगर 50 मिलियन फॉर एग्जांपल 100 मिलियन की प्रॉपर्टी है, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने 50 मिलियन की खरीद ली, अब वो मार्केट में जाके इसे कितने में बेचेगा? 100 मिलियन में। प्रॉफिट कितने का उसको हुआ? 50 मिलियन। तो ये असल में क्या है? डिविडेंड की पेमेंट। क्योंकि अगर रेगुलर मैकेनिज्म के थ्रू डिविडेंड की पेमेंट आती ना, तो आपको पता है डबल टैक्सेशन होती। एक दफ़ा कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स लगता और दूसरी दफ़ा डिविडेंड पेमेंट पे टैक्स। वो तकरीबन 45% के करीब तो टैक्स में निकल जाती अमाउंट। अब मुझे ये बताइए, अगर ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं भी है, तो ये ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं करनी मैनेजमेंट ने। लेकिन क्या स्टिल एज ऑडिटर हमें इस ट्रांजैक्शन को वैल्यूएट करना चाहिए? ये कोई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन लग रही है। क्यों वैल्यूएट करना चाहिए? क्योंकि ये फ्रॉड है, असल में ये फ्रॉड है।
तो इसीलिए स्टैंडर्ड ये कहता है मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी डिपेंड करती है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, लेकिन अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो ऑडिटर इसको चेक करेगा कि वो पूरी हो, नहीं भी है तो फिर भी ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। किस लिए? फ्रॉड रिस्क फैक्टर की वजह से। क्लियर? अच्छा, यहां तक हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताने के बाद स्टैंडर्ड अब 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड हो जाता है कि रिलेटेड पार्टी के हवाले से हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। 3 तरह के प्रोसीजर हमें बता रहा है स्टैंडर्ड, एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक कंट्रोल टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर। किसी भी एरिया को वेरीफाई करना हो यही 3 प्रोसीजर होते हैं ना, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड भी हमें क्या बताता है यहां से आगे चलते हुए कि ऑडिटर ने कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं रिलेटेड पार्टी के हवाले से, फिर कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने हैं या कंट्रोल्स को वैल्यूएट करना है। कंट्रोल्स को वैल्यूएट करने वाला कंसेप्ट मैं यहीं पे डिस्कस कर दूंगा, यहां पे अलहदा से नहीं मैंने लिखा, वो 2 लाइनों का कंसेप्ट है। और फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के रिलेटेड पार्टी जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो उनमें से कुछ रिस्क आएंगे ना हमारे सामने, तो हमारे सामने 1, 2, 3, 4 तरह के रिस्क आ सकते हैं। 4 तरह के रिस्क आ सकते हैं। तो हर रिस्क में हमारे प्रोसीजर्स क्या होंगे ये हम पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड का सीक्वेंस समझ आ गया। एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, शुरू में जनरल डिस्कशन की उसने, उसके बाद 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में, वैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल्स में और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में। तो पहले स्टडी करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ऑडिटर क्या रिस्क, जी पूछिए। सर यहाँ पर मैनेजमेंट जो है अगर IFRS जो है वो डिमांड नहीं कर रहा डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग जो है, और वो इसके लिए रिस्पांसिबल भी नहीं है मैनेजमेंट, जो बिल्कुल ऐसे ही है। रिप्रेजेंटेशन अगर वो ना दे तो ठीक है फिर अगर मैनेजमेंट, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है तो ऑडिटर मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले सकता है इस बारे में? जवाब नहीं ले सकता, क्योंकि मैनेजमेंट से वो कहेंगे सर हमें फ्रेमवर्क नहीं रिक्वायर करता, हम आपके कहने पे कोई खुसूसी अपना एरिया थोड़ी अपनी जिम्मेदारी बढ़ाएंगे। फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए हमने कोई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई नहीं की। लेकिन स्टैंडर्ड एक मजे की बात बताऊं, स्टैंडर्ड कहता है आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ना लीजिए, रिटर्न, लेकिन स्टिल मैनेजमेंट से इंक्वायर जरूर कीजिए, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ पार्टीज का पता तो होगा हमारी कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो वो आपकी वैल्यूएशन में काम आ सकते हैं। ठीक है, इंक्वायरी जरूर कर लें, रिप्रेजेंटेशन नहीं लेंगे क्योंकि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। ठीक है जी जी। सर हमने पहले पढ़ा हुआ कि स्पेसिफिकली ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं कि वो फ्रॉड को फाइंड करे। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? फ्रॉड डिटेक्ट करना नहीं, रिस्क को फ्रॉड असेस करना उसकी जिम्मेदारी है। रिस्क को फ्रॉड असेस करना उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर उसको अपने रिस्क असेसमेंट में नज़र आ रहा हो कोई रिस्क को फ्रॉड, तो उस पे वो फिर अपने प्रोसीजर परफॉर्म करता है, वरना तो हिस्ट्री में कभी ऑडिटर्स ने फ्रॉड को आइडेंटिफाई ना किया होता। क्या ऐसे कभी होता है कि ऑडिटर फ्रॉड आइडेंटिफाई करता है? बिल्कुल। ठीक है, आपको पता है एक रिसर्च में पढ़ा था, उसमें उसने बताया था हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड आइडेंटिफाई हुए हैं वो कैसे होते हैं वाला, सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड करने वाला होता है ना, उनमें से कोई बंदा मुखबरी करता है। दूसरे नंबर पे उस कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय होता है जिसे सुनगुन मिलती है या शक होता है। ठीक है, ये आपने आजकल वो अखबारों में भी आता है, वो क्या कोई ब्राज कंपनी है जिसका स्कैंडल आ रहा है कि यूएसए में उन्होंने कोई फंड बनाया, इक्विटी फंड, और उसमें बिल गेट्स की भी इन्वेस्टमेंट थी, और वो उसने चक्कर चला के तो किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि सामने कैसे आया, कंपनी के एम्प्लॉय ने इन्वेस्टर्स को ईमेल कर दी थी। तो दूसरे नंबर पे एम्प्लॉय में से कोई, और तीसरे नंबर पे फिर ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर जो होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं ना कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फ्रॉड बिल्कुल ही आइडेंटिफाई, उसके सामने फ्रॉड गुजरा होगा वो आंखें बंद कर लेगा, नहीं मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं, इसका मतलब क्या है कि हमने फ्रॉड के पीछे नहीं जाना,
लेकिन अपनी रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हुए, अपने रीजनेबल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए, अगर हमें कहीं पे रिस्क नजर आए कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है तो उसकी वेरिफिकेशन करनी है। अगर कोई नजर आ रहा हो फिर उसके पीछे जाना, वरना हमने स्पेसिफिकली हमारा फोकस फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे भी ये कह रहा है आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करें, इससे अगर आपको कोई रिस्क नजर आता है तो आप अगले प्रोसीजर परफॉर्म करें, अगर आपको कोई रिस्क नहीं नजर आता तो कहानी खत्म। ठीक है, यही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमारे क्या होंगे। अच्छा, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी से कह सकते हैं रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टीज, और इसे ये भी कह सकते हैं प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टीज। कि ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा इंश्योर करने के लिए कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज हो चुकी हैं। इसको एग्जाम में दोनों अल्फाज, दोनों फ्रेजेस यूज करके आपसे पूछ सकता है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है रिलेटेड पार्टी के हवाले से, या आप कैसे इंश्योर करेंगे सारी की सारी रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई होकर डिस्क्लोज हो गई हैं। पहले इंक्वायरी, फिर इंस्पेक्शन, फिर अदर प्रोसीजर्स। इंक्वायरी में क्या करेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा रिलेटेड पार्टी के हवाले से। ठीक, और क्या इंक्वायर करेगा, रिलेटेड पार्टीज कितनी है सर। नॉर्मली हम जिस भी क्लाइंट पे जाते हैं सबसे पहला काम यही करते हैं, मैनेजमेंट से कहते हैं सर लिस्ट दे दीजिए हमें। मैनेजमेंट को पता होता है ऑडिटर ने लिस्ट मांगनी है, वो कहते हैं ये ले सर। और मैनेजमेंट हमें जो इन्फॉर्मेशन देती है उसमें क्या क्या होता है, लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज, उसके आगे नेचर ऑफ रिलेशनशिप होता है, उसके बाद ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन की नेचर भी बताई होती है उन्होंने कि ये सेल की थी, ये परचेज की थी, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह। ये बेसिकली वो लिस्ट ले रहे हैं हम क्लाइंट से इस प्रोसीजर के जरिए, तो कह रहे हैं आप ये लाजमी लीजिए। फिर इसके बाद मैनेजमेंट से इंक्वायर कीजिए कि सर आपके क्या कंट्रोल्स हैं रिलेटेड पार्टी के हवाले से। ठीक है, आपको याद है हमने सब्सिक्वेंट इवेंट में भी एक तो मैनेजमेंट से इंक्वायर ये करते हैं ना कि सर सब्सिक्वेंट इवेंट कौन कौन से आपने आइडेंटिफाई किया हमें बताइए, और दूसरा मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर है, सिस्टम है, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। सिस्टम क्यों अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो उससे जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो भी रिलायबल होगी। तो यहाँ पे रिलेटेड पार्टी की भी इंक्वायरी की और मैनेजमेंट से कंट्रोल भी पूछा, बताइए सर आपके कंट्रोल्स क्या रिलेटेड पार्टी के हवाले से, यानी कौन से कंट्रोल्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे पता चला आपको कि ये सीईओ के भाई की कंपनी है। ठीक है, तो हमें बताएगा सर हमने एक कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया हुआ है जिसमें हमने कंपनी के हर एम्प्लॉय को इस बात का पाबंद किया है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन के किसी रिलेटिव के साथ हो रही है तो हमें वो बता दे। जैसे नॉर्मली फर्म में भी अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट टीम का हिस्सा बने तो वो स्टार्ट में पेज, एक सर्कुलर, हमारी फर्म में पेज सर्कुलेट करवाते थे स्टार्ट में कि आपका इस क्लाइंट में या इसके किसी जो भी होल्डिंग सब्सिडी है, आपकी शेयर होल्डिंग है तो बताइए, आपके कोई रिलेटिव्स फैमिली में से कोई बंदा एम्प्लॉय है तो हाईलाइट कीजिए। ठीक है, उससे पता चल जाता है टीम में कौन बंदा इंडिपेंडेंट है कौन नहीं। उसी तरह की अगर सर्कुलर या नोटिफिकेशन विद इन द कंपनी सर्कुलेट करवा दिया जाए कि किसी भी ऐसी कंपनी जिसके साथ कंपनी ट्रांजैक्ट करती है अगर किसी का इंटरेस्ट है बता दें, तो ये एक सिस्टम हो सकता है टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज। और फिर कंट्रोल्स टू अप्रूव ट्रांजैक्शंस, कि क्या आपकी रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई आते हैं उनकी अप्रूवल होती है, हर रिलेटेड पार्टी की अप्रूवल होती है क्या, ये पूछ रहे हैं हमसे इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग में कंट्रोल्स। और स्टैंडर्ड एक बात करता है हम कि हमने इन कंट्रोल्स को, ये जो कंट्रोल्स हैं इनको वैल्यूएट करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है और इनको वैल्यूएट करना है। अगर हमें लगे ना ये कंट्रोल्स इनइफेक्टिव हैं, अच्छा सॉरी, आगे चलने से पहले मैं एक पॉइंट बताना भूल गया। मैंने बताया समटाइम फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट होती है, रिलेटेड पार्टी की समटाइम नहीं होती। एग्जाम के क्वेश्चन में अगर उसने कुछ भी नहीं बताया, साइलेंट है, हम क्या अजम्पशन लेके चलेंगे, रिलेटेड पार्टी रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैं आगे जितनी भी डिस्कशन करूंगा ना उसमें ये प्रिजम्पशन है क्या कि रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रही है फ्रेमवर्क में। तो अगर कंट्रोल्स वीक हैं, क्योंकि अगर रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है और कंट्रोल्स वीक हैं फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स हैं और कंट्रोल्स डेफिशिएंट है, इनइफेक्टिव हैं, वीक हैं, तो याद रखिए स्टैंडर्ड ये कहता है इस एरिया में, हालांकि नॉर्मली कंट्रोल्स वीक और स्कोप लिमिटेशन कभी नहीं होती, लेकिन इस एरिया में रिलेटेड पार्टीज में अगर कंट्रोल्स इनके वीक हैं तो आप रिलेटेड पार्टी का सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे।
क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, कंप्लीटनेस की असर्शन हमेशा हमारे लिए ज़्यादा रिस्की होती है। तो यहाँ पे भी चूंकि कंप्लीटनेस की असर्शन, तो कंट्रोल्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, वरना स्कोप लिमिटेशन, मॉडिफाइड ओपिनियन। इंस्पेक्शन करेंगे रिलेटेड पार्टी। अच्छा, ये है आपने रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एज ऑडिटर आप डिपेंड कर रहे हैं मैनेजमेंट के ऊपर। इंक्वायरी में मैनेजमेंट से इंक्वायरी करें, फिर बारी है इंस्पेक्शन की। ऑडिटर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करेगा, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करेगा। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स? बैंक कंफर्मेशन, लीगल कंफर्मेशन, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ मेंबर्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, फिर अदर रिकॉर्ड, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। अच्छा, ये आपने लिस्ट को पढ़ लेना है एक दफ़ा, और इसमें तकरीबन हर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई हो जाते हैं। आपके लिए ये सोचना लाजमी नहीं है कि इस डॉक्यूमेंट से कैसे आइडेंटिफाई होगी, इससे कैसे होगी, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो बेहतर है। स्टैंडर्ड कहता है ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, 2 बैंक एंड लीगल कंफर्मेशन और मिनट्स ऑफ द मीटिंग, इनको आपने लाजमी इंस्पेक्ट करना है, लाजमी पढ़ना। इनसे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो सकती है। बैंक गारंटी वगैरह दी होती है, लॉयर्स नॉर्मली पूरे ग्रुप को डील कर रहे होते हैं, उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पता होता है उनको। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स में भी इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में करनी है, किस में नहीं करनी, और अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो किसी कंपनी में या ट्रांजैक्शन में, वो भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग से पता चल जाता है पढ़ के, किस डायरेक्टर ने वोट कास्ट नहीं किया था, इसका इंटरेस्ट था, इसने डिस्क्लोज किया। और शेयर होल्डर की मीटिंग के मिनट से भी रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई हो जाती है, क्योंकि कुछ रिलेटेड पार्टीज की अप्रूवल शेयर होल्डर्स ने करनी होती है। तो इनसे ये तो स्टैंडर्ड कहता है आपने लाजमी इनको रीड करना है। बाकी अगर मुनासिब समझे आप तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी रीड करें। टैक्स रिटर्न्स है, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स है, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन है। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन कैसे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो सकती है? बाज़ औक़ात मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन से हटके उनको चीज़ें सेल की गई होती हैं। जैसे अगर उनको राइट टू रिटर्न दिया गया जो नॉर्मली क्लाइंट्स को नहीं दिया जाता, नॉर्मली कस्टमर को नहीं दिया जाता, तो हमें कंफर्मेशन से अगर उस पार्टी ने बता दिया, जैसे आपको याद है वो एक केस था जिसमें कहा था उसने वो कंसाइनमेंट बेसिस पे है, वो कौन सा था, अंबर एंड कंपनी वाला कंफर्मेशन में हमने पढ़ा था। तो अगर हमें पता चले कि कंसाइनमेंट बेसिस पे, अप्रूवल बेसिस पे किसी को सेल नहीं की जाती, लेकिन कोई कस्टमर हमें बता दे कंफर्मेशन में कि मुझे तो अप्रूवल बेसिस पे किया, तो हम वैल्यूएट करेंगे कि रिलेटेड पार्टी इंडिकेट हो रही है इससे। ये है इंस्पेक्शन। फिर उसके बाद अदर प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं? लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर को रिव्यू कर लें। इससे कैसे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होगी? लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर से रिलेटेड पार्टी कैसे आइडेंटिफाई होगी? लास्ट ईयर भी तो हमने काम किया होगा, उसमें भी तो रिलेटेड पार्टी की लिस्ट क्लाइंट से ली होगी। ये क्लाइंट जो, ये लिस्ट जो हमने इस साल ली है, पिछले साल भी नहीं ली होगी, तो पिछले साल की फाइल में लगी होगी, वहां से पता चल जाएगा पिछले साल कौन सी रिलेटेड पार्टीज थी। फिर अगर पिछले साल का ऑडिट हमने नहीं किया, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने किया है, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर आप हमें बताइए रिलेटेड पार्टीज के बारे में, क्या अपना रिलेटेड पार्टी के वर्किंग पेपर प्रीडिसेसर ऑडिटर हमें पाबंद है देने का? पाबंद नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन है, हो सकता है हमें प्रोवाइड करेगा, कल को हमसे भी ले लेगा वर्किंग पेपर। ऑडिटर इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कंपोनेंट ऑडिटर से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये ISA 600 में स्टडी करेंगे हम कंपोनेंट ऑडिटर क्या होता है। ये बेसिकली कोई ब्रांच वगैरह का, दूर दराज का कोई कंपोनेंट है, ब्रांच है, तो सम टाइम उस इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी रिलेटेड पार्टी की, जो हो सकता है हमारे पास ना हो। इंक्वायर एफिलिएशन ऑफ 2-4 गवर्नेंस एंड की मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स और की मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आपकी किसी और कंपनी में एफिलिएशन तो नहीं है। क्यों? किसी और कंपनी की एफिलिएशन से वो पार्टी रिलेटेड पार्टी हो जाती है। जैसे लॉ में पढ़ा होगा आपने, एक डायरेक्टर दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हो तो दोनों क्या हो जाती है? एसोसिएटेड रिलेटेड पार्टी हो जाती है। अच्छा, अगर डायरेक्टर नहीं CFO है, वो किसी दूसरी कंपनी में भी CFO है, रिलेटेड पार्टी होंगी कि नहीं? होंगी। ये इसीलिए मैंने आपसे कहा था रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन ऑडिटिंग के हवाले से कुछ और है और अकाउंटिंग या लॉ के हवाले से हो सकता है कुछ और हो। एसोसिएटेड कंपनी नहीं बनती एक CFO दूसरी कंपनी में CFO, एसोसिएटेड नहीं बनेगी, लेकिन एसोसिएटेड कंपनी के लफ्ज़ में और रिलेटेड पार्टी के लफ्ज़ में फ़र्क है। रिलेटेड पार्टी का वर्ड जो है ये वाइडर है, इसका स्कोप ज़्यादा है। तो हमने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कॉमन सेंस की मदद से, क्या
इन्फ्लुएंस है दोनों एंटिटीज का एक दूसरे के साथ, अगर इन्फ्लुएंस है पार्टी तो वो रिलेटेड पार्टी है जी। हाँ, लॉ में भी बन जाती है, लेकिन हमने लॉ को नहीं, लॉ की डेफिनेशन और काउंटिंग की डेफिनेशन रिलेटेड पार्टी की स्पेसिफिक है। ऑडिट की डेफिनेशन जो है रिलेटेड पार्टी की वो वाइड है, ठीक है। अच्छा, रिलेटेड पार्टी मुझे बताइए हमेशा सिर्फ नेचुरल पर्सन होगा कि कोई कॉर्पोरेट एंटिटी भी हो सकती है? दोनों हो सकती हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। शाबाश। ये है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। क्लियर हो गए? अब हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, इसके बाद हो सकता है हमें रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है कोई रिस्क आइडेंटिफाई ना हो। अगर तो कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हुआ और हमें पता चल गया कि सारी रिलेटेड पार्टी जो है वो डिस्क्लोज हो गई है, हमारा स्टैंडर्ड यहीं पे ख़त्म, यहीं पे ख़त्म। ये वाला स्टैंडर्ड, ये हिस्सा है कंपलसरी, यानी आपने हर ऑडिट में ये प्रोसीजर लाजमी परफॉर्म करना है। अब जो हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं ना हिस्सा, वो है कंडीशनल, यानी अगर आपको इनमें से कोई रिस्क सामने आता है तो आपने ये वाले प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और अगर इनमें से रिस्क कोई भी आपके सामने नहीं आता तो ये स्टैंडर्ड यहीं पे ख़त्म। तो किसी ऑडिट क्लाइंट पे हो सकता है कि आपको इनमें से कोई भी रिस्क नज़र ना आए, आपने मजीद कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना। किसी क्लाइंट पे हो सकता है आपको एक या दो रिस्क नज़र आ जाए, तो आपने जो भी रिस्क आपको नज़र आता है रिलेटेड पार्टी के हवाले से उसके प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। और अगर किसी क्लाइंट पे चारों के चारों रिस्क नज़र आते हैं, सारे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। भाई ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? यानी यहाँ से आगे ये सारा कंडीशनल है कि अगर ये मसला नज़र आए तो ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, अगर ये मसला नज़र आए तो ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे ये कंडीशनल इसलिए लिखा हुआ था ये लफ्ज़। यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं नमाज की, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। जी, लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि रिलेटेड पार्टी के हवाले से हमारे सामने क्या क्या सिचुएशन आ सकती हैं और किस सिचुएशन में हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ये एक तरह से रिस्क हैं 4 रिलेटेड पार्टी के हवाले से और इनके प्रोसीजर्स हैं। और ये ज़हन में रखिएगा, मे भी वो रिस्क असेसमेंट का जो हमारा क्वेश्चन होता है उसके साथ, क्योंकि ये भी रिस्क हैं, इसको मर्ज कर दे। रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में कोई रिलेटेड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी आ जाए और उसमें वो 550 को भी टेस्ट कर ले। पहला रिस्क क्या हो सकता है? इफ़ ऑडिटर आइडेंटिफाइज ए रिलेटेड पार्टी, अगर ऑडिटर कोई ऐसे रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर लेता है जो कि मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? ठीक है, जो मैनेजमेंट ने पहले आइडेंटिफाई नहीं की लेकिन ऑडिटर ने खुद आइडेंटिफाई कर ली। सबसे पहले ऑडिटर डॉक्यूमेंट से कंफर्म करेगा कि क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक कर लेगा कि वाकई वो रिलेटेड पार्टी है या कोई एसोसिएटेड कंपनी, होल्डिंग सब्सिडी वगैरह है। अपनी टीम को कम्युनिकेट करेगा ताकि जिन लोगों के एरिया में इस पार्टी की ट्रांजैक्शंस हैं वो इन ट्रांजैक्शन को ख़ास तौर पे चेक करें, क्योंकि अब इन ट्रांजैक्शन में रिस्क हमारा बढ़ गया रिलेटेड पार्टी के इन्वॉल्व होने की वजह से। नेक्स्ट, क्लाइंट से इंक्वायर करेगा कि आपके कंट्रोल्स क्यों फेल हो गए ऐसी रिलेटेड पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि इससे पहली स्टेज पे हमने क्लाइंट से इंक्वायर किया होता है कि आपके कंट्रोल्स रिलेटेड पार्टी के ऊपर कैसे हैं। फिर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सारी की सारी उस पार्टी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करके लाए, क्योंकि ऑडिटर तो इस काबिल नहीं है ना पूरे साल की सारी ट्रांजैक्शन में से आइडेंटिफाई करे कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन किस पार्टी की है। ठीक है, ये मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो सारी की सारी रिलेटेड पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करें और उसकी ट्रांजैक्शन जो उस रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन उनको आइडेंटिफाई करें। फिर हम जो इन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस होंगी, जब मैनेजमेंट हमारे सामने इन ट्रांजैक्शन को लेके आएगी तो हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके इन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे, इंश्योर करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन फेयरली स्टेटेड है, इनमें कोई जो है फेवर नहीं दी गई, यानी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे ही ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की गई है। हमारा रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक क्लाइंट के जो सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन है उसमें हमें एक वीकनेस मिलेगी। और अगर हमें पता चले कि ये इंटेंशनल था, यानी इस रिलेटेड पार्टी को जो छुपाया गया जानबूझ के छुपाया गया है, तो हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम क्वेश्चन में आपने खास तौर पे देखना है कि रिलेटेड पार्टी जो वो आइडेंटिफाई करवा रहा है तो क्या हमें क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है
कि ये किसने आइडेंटिफाई की, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की या मैनेजमेंट ने। अगर तो क्वेश्चन में वो कहता है कि जी मैनेजमेंट ने हमें कम्युनिकेट किया है, तो फिर उसमें हम रिस्क ऑफ फ्रॉड को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद हमें बताया। लेकिन अगर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से हमें वो ये कम्युनिकेट कर रहा है कि ऑडिटर को अपने सोर्स से पता चला कि ये एक रिलेटेड पार्टी मिसिंग थी, ठीक है, तो फिर रिस्क ऑफ फ्रॉड भी हम अपना इंक्रीज करेंगे और ख़ास तौर पे इसमें मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे कि उन्होंने क्यों नहीं हमें बताया पहले रिलेटेड पार्टी के बारे में। कंट्रोल्स को रीअसेस कर सकते हैं, बिल्कुल कंट्रोल्स को भी रीअसेस कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे वो प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करेंगे अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करे रिलेटेड पार्टी जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की होगी। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा चलें, इसमें जो लिखा हुआ है इसको छोड़े, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप किसी क्लाइंट पे ऑडिट कर रहे हैं किसी एरिया का और आपको एक रिलेटेड पार्टी के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस मिली, आपने देखा ट्रांजैक्शन रूटीन नेचर की नहीं थी, सेल परचेज वगैरह की ट्रांजैक्शन नहीं थी, ठीक है, वो कोई फॉर एग्जांपल क्लाइंट को कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट लोन दी गई थी, उस रिलेटेड पार्टी को कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट लोन के तौर पे दी गई थी। बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इसकी वेरिफिकेशन के लिए आप? सब अप्रूवल देखें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग किस लिए देखेंगे? वो भी बेसिकली अप्रूवल के लिए, शाबाश। और टर्म्स एंड कंडीशन, एग्रीमेंट पढ़ेंगे, लोन एग्रीमेंट, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे कि वो टर्म्स एंड कंडीशन मार्केट रेट पे है कि नहीं। अच्छा फर्ज कीजिए आपको पता चलता है इंटरेस्ट फ्री लोन है ये, अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट फ्री लोन, मार्केट में इंटरेस्ट फ्री लोन तो नहीं होता, क्या ये फ्रॉड की इंडिकेशन है? नहीं। फिर इसका क्या कोई इम्पैक्ट देखेंगे आप? नहीं, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना ये, क्योंकि नॉर्मली तो लोन ले तो इंटरेस्ट होता है, अप्रूवल आपने कहा ठीक है, और इसकी काउंटिंग देखना पड़ेगा, डिस्क्लोजर तो होगा, इसकी काउंटिंग होगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है अकाउंट, अब ये अगेन अकाउंटिंग का इशू आ गया, मेरी अकाउंटिंग थोड़ी वीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है ना 5 साल के लिए, हमने 5 साल के बाद फर्ज कीजिए 5 मिलियन पे करना है कंपनी ने, तो इस वक्त 5 मिलियन लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होती लोन में, 5 वो डिस्काउंट करके आता, उसको क्या कोई नाम देते थे, प्रेजेंट वैल्यू, हाँ नहीं, इस प्रोसेस को कोई खास नाम भी देते थे, शायद मेरे जहन पर नहीं है, हाँ डिस्काउंटेड, तो वो अमाउंट, तो हमने इसकी काउंटिंग में इंश्योर करना है कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग आ गई कि नहीं आ गई, इसकी डिस्क्लोजर आ गया कि नहीं, ठीक है। और इस केस में चूंकि ये एक कंपनी ने लोन लिया, अगर कंपनी ने लोन दिया होता किसी को, यही लोन दिया होता, तो इस सूरत में चूंकि अगर दूसरी जो क्लाइंट है वो एसोसिएटेड कंपनी होता है क्लाइंट की, तो हमने लॉ के रूल्स के मुताबिक स्पेशल रेजोल्यूशन भी देखनी थी कि पास हुई कि नहीं, क्योंकि एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन ज़रूरी होती है। तो इसी तरह की बात यहाँ पे कर रहा है, सारी बातें यही हैं कि कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आपको मिले, आपने देखना उसमें रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है कि नहीं, इन्वॉल्व है तो ऑथोराइजेशन इंस्पेक्ट करें। ऑथोराइजेशन कैसे पता चलेगी? मिनट्स ऑफ द मीटिंग, बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग के मिनट्स से, उसकी काउंटिंग एंड डिस्क्लोजर को वैल्यूएट करें सही है कि नहीं, इंश्योर करें मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन इज कंसिस्टेंट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, के मैनेजमेंट जो भी इस ट्रांजैक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है कि इस ट्रांजैक्शन किस लिए की गई, रीजनिंग क्या है, जस्टिफिकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच होती है। और इवैल्यूएट एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, और ये इवैल्यूएट करें कि कहीं इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस में जो नॉर्मली अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं उनमें अक्सर एक ट्रांजैक्शन होती है, डायरेक्टर से लोन लिया जाता है, डायरेक्टर्स लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसकी हमने ख़ास तौर पे अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर को इंश्योर करना होता है। बहरहाल ये सेकंड हमारी कैटेगरी थी, इसमें क्या प्रोसेस। थर्ड, मैनेजमेंट असर्शंस ऑफ आर्म लेंथ बेसिस, अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पे ये डिस्क्लोजर में लिख दिया, स्टेटमेंट दे दी, असर्शन लिख दी कि आवर ऑल ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज आर ऑन आर्म लेंथ बेसिस, तो फिर एज ऑडिटर हम पे लाजिम हो जाता है कि हमने चेक करना है वाकई रिलेटेड पार्टी के साथ सारी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड 2 चीज़ें बताता है, एक ये कि मैनेजमेंट कैसे प्रूव करेगी कि ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे है, मैनेजमेंट के पास क्या ऑप्शन है, और फिर एज ऑडिटर हमने कैसे वैल्यूएट करना है। मैनेजमेंट के पास 3 ऑप्शंस हैं,
ये प्रूव करवाने के लिए कि ट्रांजैक्शन हमने जितनी भी रिलेटेड पार्टी के साथ किया है वो आर्म लेंथ बेसिस पे है। पहले उन रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन को मार्केट टर्म्स एंड ट्रांजैक्शन मार्केट की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कंपेयर करवा दें हमें कि सर देखिए मार्केट में ये टर्म्स चल रही हैं, यही हमने रिलेटेड पार्टी के साथ इन्हीं टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, दोनों सेम है, इसका मतलब है आर्म लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन है। करेक्ट। दूसरा, अगर फर्ज कीजिए मार्केट नहीं है, कुछ ऐसे भी होते हैं गुड्स जिनकी मार्केट नहीं, तो फिर उसी कंपनी की कुछ ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ होंगी, कुछ अनरिलेटेड के साथ, दोनों को कंपेयर कर लें। अगर रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन की टर्म्स एंड कंडीशन अनरिलेटेड पार्टीज की टर्म एंड कंडीशन से मैच करती हैं, इसका मतलब है दोनों आर्म लेंथ बेसिस पे हैं। और अगर फर्ज कीजिए कि एक ही प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी इस प्रोडक्ट को सेल करती है, मार्केट नहीं है, और कस्टमर भी एक ही है जिसको वो चीज़ें सेल की जाती है, एक्सट्रीम केसेस में ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे फिर एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करते हैं, एक्सपर्ट इवेल्युएट करता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन आर्म लेंथ बेसिस पे है कि नहीं। मैनेजमेंट ने जो भी तरीकाकार अडॉप्ट किया है, हमने सबसे पहले मैनेजमेंट से इंक्वायर करना है कि जस्टिफिकेशन क्या है। वो जो कल के भी एक माइंड था कि पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन जो भी मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है उसकी रीजनिंग लेंगे कि आपने फ़र्ज़ कीजिए अगर अनरिलेटेड पार्टी के साथ कंपेयर करवा रहे हैं हमें, तो मार्केट अगर एग्जिस्ट करती है तो मार्केट के साथ क्यों नहीं कंपेयर करवा रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन को। जो भी मैनेजमेंट ने ऑप्शन सेलेक्ट किया उसकी जस्टिफिकेशन लेंगे और फिर डाटा के साथ, सपोर्टिंग डाटा के साथ इवैल्यूएट करेंगे। यानी जो मैनेजमेंट ने हमें टर्म्स एंड कंडीशन बताई होंगी रिलेटेड पार्टी की, उसको हम एग्रीमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, और जो मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन कंपेयर करवाई है मैनेजमेंट ने, हम खुद मार्केट में जाके उसको इंस्पेक्ट कर लेंगे। तो ये है असर्शन, इस असर्शन को वेरीफाई करना कि ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे है। और फिर सम टाइम एक रिलेटेड पार्टी होती है अभी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। देखें, एक है इन्फ्लुएंस, एक है डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस किसी भी पार्टी का होगा वो रिलेटेड पार्टी बन जाती है, लेकिन कभी कभार, हमेशा ऐसे नहीं होता, हर क्लाइंट में ऐसे नहीं होता, कभी कभार ऐसे होता है कि कोई रिलेटेड पार्टी ऐसी होती है जो, जिसे हम वो इंग्लिश का एक मुहावरा होता था, ऑल इन पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, ए प्रिंसिपल इज ऑल इन ए कॉलेज। ऑल इन क्या कहते थे, ऑल इन ऑल कहते थे, इस तरह का मुहावरा होता था। यानी ऐसी अथॉरिटी जिसका कंप्लीट कंट्रोल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, उसके फैसलों को कोई दूसरा बंदा चैलेंज नहीं कर सकता, और ये अथॉरिटी अगर चाहे तो दूसरों के फैसलों को डिस्कार्ड कर सकती है, वीटो कर सकती है। और नॉर्मली ये कौन सी अथॉरिटी होती है, जो फाउंडर ऑफ द कंपनी है और अभी भी कंपनी की मैनेजमेंट में की रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को कहा जाता है रिलेटेड पार्टी विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। ये इंडिकेटर्स होते हैं, फाउंडर एंड मैनेजर है, फाइनल अप्रूवल के लिए प्रोजेक्ट इसके पास जाते हैं, वीटो पावर होती है इसके पास, इसके प्रपोजल के ऊपर कोई डिबेट नहीं करता, और इसके साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इनको कोई इंडिपेंडेंटली रिव्यू या अप्रूव नहीं करता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो एग्जांपल शेयर करते हैं, बहरिया सोसाइटी में मलिक रियाज साहब या मियाँ मंशा साहब, या इसी तरह इंटरनेशनल एग्जांपल दें आप, बिल गेट्स, ये लोग अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी में कंप्लीट कंट्रोल रखते हैं, और इनके प्रोजेक्ट्स को कोई, इनके प्रपोजल को कोई दूसरा रिजेक्ट नहीं कर सकता। इवन अगर ये कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी इतनी पावर नहीं होती कि इनके किए हुए डिसीजंस को वो कहेंगे जी हमसे अप्रूव करवाएं इंडिपेंडेंटली, और अगर हम अप्रूव नहीं करते तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बोर्ड भी इनके सामने इतना पावरफुल नहीं होता। इसीलिए अगर आपकी ऑडिट क्लाइंट में ये रिलेटेड पार्टी भी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है तो ये रिस्क ऑफ फ्रॉड होगा, क्योंकि ये पार्टी अगर फ्रॉड करना चाहे, चूंकि इसकी ट्रांजैक्शन को कोई दूसरा चैलेंज नहीं कर रहा, रिव्यू नहीं कर रहा, डिबेट नहीं हो रही इसकी ट्रांजैक्शन पे, तो वो आसानी से फ्रॉड कर सकता है। खासतौर पे मनी लॉन्ड्रिंग अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। इसीलिए स्टैंडर्ड क्या कहता है कि इसके होने की वजह से अगर रिलेटेड पार्टी भी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है किसी क्लाइंट में, हर क्लाइंट में नहीं होगी, लेकिन अगर किसी क्लाइंट में है तो हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो जाएगा, और हमने इस पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन में इस पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उनको खास तौर पे वैल्यूएट करना है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल ट्रांजैक्शंस की इंडिकेशन होती है, कर सकती है ये पार्टी। ये हमारे 4 एरियाज हैं। एग्जाम में सम टाइम वो क्लियरली हमें बता देता है कि वो किस एरिया की बात कर रहा है, सम टाइम केस स्टडी में आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रही होगी
कि वो ये कह देगा कि रिलेटेड पार्टी तो आइडेंटिफाई हुई है और उसके साथ एक ट्रांजैक्शन भी आइडेंटिफाई हुई है और ट्रांजैक्शन की नेचर भी आपको बता देगा। एग्जाम में आपको ये पता चल गया कि रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई है, जो क्लाइंट ने हमें नहीं बताई थी। ये प्रोसीजर तो परफॉर्म कर लेंगे, ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे कि नहीं? अगर आपको नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन पढ़ के नहीं अंदाज़ा लग रहा कि ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं, फिर क्या करेंगे जी? फिर आपने मार्क्स को सामने रखना। अगर मार्क्स ज़्यादा हों तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है? इसको डिस्कस कर लेना, इन प्रोसीजर को सेफर साइड पे, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये था हमारा कोर्स ऑफ। इसके बाद कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। पहला कंसेप्ट मटीरियलिटी का। रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन याद रखें क्वालिटेटिवली मटीरियल होती हैं। अगर इनकी अमाउंट स्मॉल भी हो लेकिन रिलेटेड पार्टी, हम ISA 320 कवर करेंगे ना, उसमें इसने लिखा हुआ है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिनमें अमाउंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी नेचर, उनकी सेंसिटिविटी की वजह से, सेंसिटिव ट्रांजैक्शन होने की वजह से उन्हें मटीरियल कंसीडर करते हैं। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर मटीरियल इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। क्लियर ये कंसेप्ट? फिर रिलेटेड पार्टी के हवाले से हम कोई रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या कि मैनेजमेंट ने सारी रिलेटेड पार्टीज और ट्रांजैक्शन आइटम को भी डिस्क्लोज कर दी हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर डिस्क्लोज कर दिए हैं इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन उसी सूरत में लेंगे अगर AFRF रिक्वायर करता है, वरना नहीं। रिलेटेड पार्टी के क्या हम अपने ऑडिट में, हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देना, कम्युनिकेट करना शेयर होल्डर्स को। क्या हमारे ऑडिट में कोई मैटर्स ऐसे भी होते हैं जो हमने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने हैं? दो चाबी को, यस, इसके ऊपर दो स्टैंडर्ड है 260 और 265 जो हमें यही बताते हैं कि हमने डायरेक्टर्स को क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेट करनी है। उनमें से एक चीज़ रिलेटेड पार्टी भी है कि ऐसी रिलेटेड पार्टी जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, हमने आइडेंटिफाई की, वो डायरेक्टर को भी बतानी है। क्यों? क्योंकि अगर मैनेजमेंट ने हमसे छुपाई है तो मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्टर से भी छुपाई होगी, ताकि जो भी फ्रॉड चल रहा है वो डायरेक्टर के इल्म में ना आ सके। और फिर ऐसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो कि विदाउट अप्रूवल फ्रॉम डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि हर जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल होनी चाहिए। ऐसी ट्रांजैक्शन जिनमें अप्रूवल नहीं ली गई वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में हमने अपने पास क्या डॉक्यूमेंट करनी है चीज़ें? इस साल की फाइल में खास तौर पे आपने नेम ऑफ रिलेटेड पार्टीज डॉक्यूमेंट करने हैं और इनके साथ नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है ये डॉक्यूमेंट करना, ठीक है? स्टैंडर्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को डॉक्यूमेंट करने के लिए रिक्वायर नहीं करता। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर तो आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो हैं, ठीक है, लेकिन उनको लहदा से डॉक्यूमेंट करने को नहीं कहता। हाँ, इनकी वेरिफिकेशन हम करते हैं, इनकी वेरिफिकेशन ज़रूर करेंगे और जो हमारा सैंपल साइज होगा, जो भी हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे, उनमें ये ट्रांजैक्शन आ रही होंगी, लेकिन स्पेसिफिकली इसको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं जी। नहीं, रिलेटेड पार्टी जैसे मैंने आपको बताया कि बाय नेचर वो मटेरियल होती हैं, तो उनमें अगर कोई स्मॉल ट्रांजैक्शंस भी है हम उसको वैल्यूएट करते हैं जी। बिल्कुल, डिस्क्लोजर में सारी ट्रांजैक्शन आएंगी, डिस्क्लोजर में सारी ट्रांजैक्शन, ठीक है। हम इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो रिलेटेड पार्टी के साथ जो जो ट्रांजैक्शंस होंगी एक एक को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मैच करना, वेरीफाई करना ज़रूरी है, नहीं, लेकिन हमने उसकी नेचर को वैल्यूएट करना है। जैसे हमारे सामने जो डिस्क्लोजर आता है ना, हम उसमें रिलेटेड पार्टी उसकी नेचर को वैल्यूएट करते हैं। अगर हमें उसमें लगे ना कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो तो रूटीन की ट्रांजैक्शन हमें लगे ना, उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरफ नहीं जाते, लेकिन जो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। आपने वो प्रोसीजर में पढ़ा होगा, एक तो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़े ना, रिस्क जो हर ऑडिट में लाजमी परफॉर्म करते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में कहीं पे ये था कि जो डिटेल ट्रांजैक्शंस हैं उनका सैंपल सेलेक्ट करो, चेक करो, नहीं था। उसने सिर्फ ये कहा था पार्टीज को आइडेंटिफाई करो। वो रिलेटेड पार्टी लेवल पे हमसे प्रोसीजर परफॉर्म करवा रहा था। और ट्रांजैक्शंस की वेरिफिकेशन की तरफ कब आता है? सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो, ठीक है। इससे ये कंसेप्ट आपने नहीं बनाना कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो एक एक ट्रांजैक्शन होगी वो हमने वेरीफाई भी करनी है, ये लाजमी नहीं है। सिर्फ आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना हमने।
क्लियर? और कोई क्वेश्चन? सर वो जो आपने एग्जांपल दी थी उसकी 50 मिलियन का लैंड है वो मेजर शेयर होल्डर्स को सेल दे दिया, अब उसको खाली ऑर्डर जो है खाली डिस्क्लोज करेंगे इस ट्रांजैक्शन को? जी, इस ट्रांजैक्शन जो एग्जांपल थी हमने पहले ली थी वो सेल ऑफ फिक्स प्रॉपर्टी वाली, जिसमें सीएफओ को 50 मिलियन का प्रॉफिट बेसिकली एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। उसको क्या हमने सिर्फ डिस्क्लोजर उसका देखना है? देखिए, उसके डिस्क्लोजर के साथ उसका हमने सब्सटेंस ओवर फार्म को सामने रखते हुए एप्रोप्रिएट काउंटिंग भी देखनी है। अगर हमें लग रहा है कि जी ये हम तो सिर्फ एक चीज़ तो ये देखेंगे ना कि क्यों मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन में ट्रांजैक्शन नहीं की गई, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है। दूसरा, मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन से हट के, तो हम पहले डायरेक्टर्स की अप्रूवल देखेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें अगर लग रहा है कि ये एक सेल की बजाय एक तरह से डिविडेंड पेमेंट की ट्रांजैक्शन है, हम क्लाइंट से रिक्लासिफिकेशन का भी कह सकते हैं। हम क्लाइंट से हमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको लगे ना बज़ाहिर ट्रांजैक्शन कुछ और है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को देखें तो समटाइम ऐसा होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लग रही होती है, तो हम उसको रिक्लासीफाई करवा सकते हैं। जजमेंट, एक्सपीरियंस और टर्म्स एंड कंडीशन सबसे अहम एविडेंस होगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ठीक है। इतनी बड़ी अमाउंट जो जाहिर है वो मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई, तो उसके पीछे कोई ना कोई दूसरी रीज़न भी होगी। जी, अगर कोई रिलेटेड पार्टी बैंक है तो उसके साथ कौन सी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करेंगे? देखिए, जो भी ट्रांजैक्शन की गई है, अच्छा यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि हमने इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना होता है, उन ट्रांजैक्शन का सम को डिस्क्लोज करते हैं हम। जैसे अगर ड्यूरिंग ईयर सेल है, 50 दफ़ा सेल की गई है, तो आप 50 ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उनका टोटल करके वो डिस्क्लोज कर देंगे हम। तो बैंक के साथ भी जो भी ट्रांजैक्शन है, जैसे बोरिंग वगैरह की हो सकती है, वो ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज कर देंगे। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो एक तो हम क्लोजिंग बैलेंस डिस्क्लोज करेंगे, उसके बाद जो ड्यूरिंग द मेजर ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ वो डिस्क्लोज करेंगे कि अगर कोई लोन लिया है आपने, ठीक है। रूटीन की पेमेंट्स मुझे इस बारे में कंफर्म नहीं है कि बैंक में जो हमारे नॉर्मल डिपॉजिट्स या विड्रॉल हम करते हैं उनको डिस्क्लोज करना इस सूरत में रिक्वायर्ड होगा कि नहीं, ये मुझे ये आपके अकाउंटिंग के टीचर ही बता सकते हैं इसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है कि नहीं। जी, यहाँ तक क्लियर? ये इसके साथ हमारा 550 क्लियर हो गया। अब मैंने पास्ट पेपर में से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो अब हम उन दोनों क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जी, पहला क्वेश्चन हमारा विंटर 2019 का है। अच्छा, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, इसका कुछ हिस्सा है, यानी इसके 3 हिस्से थे, वो डिफरेंट स्टैंडर्ड से रिलेट करते थे। तो आपको शायद इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन पढ़ के अंदाज़ा हो जाए कि इसका एक पार्ट आप पहले भी किसी क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर चुके हैं किसी स्टैंडर्ड में। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिक्वायर्ड में। इवैल्यूएट द अबव मैटर्स एंड डिस्कस योर फर्म्स कोर्स ऑफ एक्शन अलॉन्ग विद इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। कोर्स ऑफ एक्शन भी मांगा है, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट भी, हम भी दोनों डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट पढ़ के हमें स्टैंडर्ड की इंडिकेशन नहीं मिल रही कि किस स्टैंडर्ड में से पूछ रहा है। स्टार्ट करते हैं। योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ HL, ए लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 December 2019। क्या इंडिकेशन मिलती है? इनिशियल ऑडिट, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। आगे चलते हैं। प्रीवियस ईयर्स ऑडिट वाज परफॉर्म्ड बाय अनदर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एक्सप्रेस्ड अनमोडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया। अच्छा, अगर वो कहता है हु एक्सप्रेस्ड मॉडिफाइड ओपिनियन, हाँ, तो फिर कौन सा स्टैंडर्ड हमारा आ जाता? 710 आ जाता। इसमें 510 डिस्कस, क्योंकि उसने कोर्स ऑफ एक्शन पूछा हुआ है, कोर्स ऑफ एक्शन पूछा हुआ है, तो यहाँ पे 510 डिस्कस। यहाँ पे उसका फोकस जो है वो, अगर उसने हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर किया होता 510 के बारे में डिस्कशन करने को, तो हम करते हैं। यहाँ पे असल में उसका फोकस जो है वो 510 पे नहीं है। वैसे आपकी बात ठीक है, अगर हम इनिशियल ऑडिट की वजह से इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बता रहे हैं कि अदर मैटर पैराग्राफ आएगा, तो चूंकि रिक्वायरमेंट में उसने कोर्स ऑफ एक्शन भी पूछा हुआ है, तो हम ओपनिंग बैलेंस 510 को भी डिस्कस कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मार्क्स कम है और उसने एक दूसरा इशू क्लियरली डिस्कस किया हुआ है,
तो इसलिए अगर आपने 5-10 को डिस्कस भी करना है तो सिर्फ एक लाइन की हद तक डिस्कस कर दें कि इसमें आईटी की जिम्मेदारी होगी उसने ओपनिंग बैलेंसेस पे भी एविडेंस ऑब्टेन करना है, उसको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन भी हमें बता रही होती है कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट हमसे क्या है। असल में जो एग्ज़ाम में बैठ के सबसे बड़ा मसला आता है ना सीफैप लेवल पे, जो मुझे खुद भी अभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ ना, ये मसला आता है एग्जामिनर के माइंड को डिकोड करना कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन में चाह क्या रहा है कि हम अपनी डिस्कशन को किस तरफ लेके जाएं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि क्वेश्चन जो है वो 3 एरियाज़ की तरफ जा रहा होता है और सोल्यूशन में उसने स्पेसिफिकली एक एरिया को सिर्फ डिस्कस किया होता है। तो इसमें हमें सारे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो जो इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन और उसके मार्क्स से भी अंदाज़ा लगाना है कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट आपसे क्या है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ठीक है। बाकी के एरियाज़ भी डिस्कस करें, जैसे आपने ओपनिंग बैलेंस की बात की, मेरे जहन में इससे पहले ये बात नहीं आई थी, लेकिन आपने बात की तो बिल्कुल वहाँ पे वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हमें किसी और इशू के, तो हमने इस इशू को जिसको वो डिटेल में डिस्कस कर रहा है इसको ज़्यादा एड्रेस करना है अपने सोल्यूशन में जी। फिर क्या, अच्छा हाँ, अनमोडिफाइड ओपिनियन। फिर कह रहे हैं इन रिसेंट मीटिंग विद द क्लाइंट इट हैज बीन एग्रीड दैट ऑडिट रिपोर्ट विल बी साइंड ऑन और बिफोर 20 दिसंबर 2019, ठीक है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस इन्फॉर्मेशन की हमारी क्वेश्चन पे। द मटीरियलिटी हैज बीन डिटरमिन्ड एट ₹10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन को अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे में रखिए मटीरियलिटी 10 मिलियन है। अब अगर उसने प्रॉफिट पे दिया होता हम खुद से मटीरियलिटी कैलकुलेट करते, कभी नहीं करते, उसने खुद से दे दिया। जब योर ऑडिट टीम हैज ब्रॉट द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट मैटर्स टू योर नोटिस ऑन द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट फील्ड वर्क। अब ये इशू है बेसिकली जिसके ऊपर वो चाह रहे हैं हम कमेंट करें, ये इशू सामने आया। ए रिसीवेबल बैलेंस ऑफ ₹6 मिलियन, 6 मिलियन को अंडरलाइन कीजिए। विद ए रिलेटेड पार्टी हैज बीन, अच्छा रिलेटेड पार्टी का लफ्ज आ गया, रिलेटेड पार्टी को भी अंडरलाइन कर ले, इससे हमें पता चल गया कि ये 550 की तरफ लेके जा रहा है हमें। हैज बीन आइडेंटिफाइड विच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। HL's management is of the view that since the balance is not significant, there is no need to disclose the amount, nature of transaction and nature of relationship. एक रिसीवेबल हमारे सामने आया है और वो कह रहे हैं चूंकि अमाउंट सिग्निफिकेंट इमटेरियल है तो इसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। दो चीज़ें, इवेल्युएट करना है अबव मैटर को और फिर दूसरा इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग में हमने पढ़ा था, हमने इसकी मटेरियलिटी को डिस्कस करना है, हमने इसका करेक्ट काउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करना है। डिस्कस कीजिए क्या ये मटेरियल है या इमटेरियल, मटेरियल, क्वालिटेटिवली मटेरियल है, शाबाश। करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए क्या इस सिचुएशन में होना क्या चाहिए, मैनेजमेंट को इसको अप्रोप्रिएटली इन अकाउंट फॉर कर और डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है, इसका अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होगा। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, एक तो ऊपर अदर मैटर वाला लिख दिया हमने बोला था, और अगर मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं करती तो ये मिस स्टेटमेंट होगी, हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, इसमें तो सारे एग्री करते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या हमने जितने रिलेटेड पार्टी के प्रोसीजर पढ़े हैं उनमें से कोई यहाँ पे आ सकता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आ सकते हैं जो हमने पढ़े हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं आ सकते, क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का पर्पस होता है आइडेंटिफाई करना, जबकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो चुकी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मुझे ये बताइए, क्या इसमें जो रिस्पांस वाले 4 एरियाज थे उनमें से कोई आ सकता है प्रोसीजर? कौन से वाले? आइडेंटिफाई। क्या यहाँ पे हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैनेजमेंट ने बताया कि ऑडिटर ने खुद आइडेंटिफाई किया है? हाँ, लग रहा है यहाँ इन्फॉर्मेशन से कि ऑडिटर ने खुद आइडेंटिफाई किया है, इसलिए वो जो पहले वाला हमारा प्रोसीजर थे वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ज़्यादा ना सही 3-4 इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो भी इसमें आने चाहिए। इसमें किसी ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा, अगर इसमें क्वेश्चन में किसी ट्रांजैक्शन की बात कर रहा होता तो मैं उसकी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के प्रोसीजर भी इसमें इंक्लूड कर देता। क्लियर जी? नहीं, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस क्लियरली हमें बताएगा, यहाँ पे बिल्कुल डोमिनेंट इन्फ्लुएंस की कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। जिसकी इंडिकेशन नहीं दे रहा हम अपनी डिस्कशन को भी उस साइड पे नहीं लेके जाएंगे। यहाँ पे डोमिनेंट इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना। आइडेंटिफाई कैसे किया उसने, ये उसने क्वेश्चन में नहीं बताया। मे बी वो डिफरेंट अपने किसी अपने प्रोसीजर से उसे
कोई डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर रहा हो और पहले उसे नहीं पता चला, मैनेजमेंट ने नहीं बताया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने से उसे पता चला। है कि जो है मैनेजमेंट ने उनको ये पता लगा था कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं इसको किया हुआ, ये तो नहीं बताया कि आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया होता। यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई करना इससे जो मुझे किसने आइडेंटिफाई की ये नहीं लिखा उसने, मैं इस बात से एग्री करता, लेकिन इससे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये कि ऑडिट टीम ने आइडेंटिफाई किया हुआ। ठीक है, अगर आप नहीं कन्विंस्ड कि ऑडिट टीम ने आइडेंटिफाई किया है, आप इस बात पे कन्विंस्ड है कि मैनेजमेंट ने ही हमें बताया, तो फिर आप वो वाले प्रोसीजर नहीं लिखेंगे। मैनेजमेंट आगे जस्टिफिकेशन दे रही है ना कि क्योंकि ये वो जस्टिफिकेशन तो प्रोबेबली उस वक्त दे रही होगी जब हमने उनसे जाके पूछा होगा भाई क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया। डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन उनका आर्गूमेंट यह है कि इसका ये मतलब तो नहीं है कि डिस्क्लोज टू ऑडिटर, नॉट डिस्क्लोज टू ऑडिटर भी है। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं किया लेकिन खुद मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बता दिया हो। लेकिन क्वेश्चन की पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ के ना जो मेरा जजमेंट बन रही है, मेरा ओपिनियन बन रहा है वो यही कि इसको मैनेजमेंट ने नहीं बताया, ऑडिटर ने खुद से आइडेंटिफाई किया। अच्छा, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा ये आप जहन में रखिए कि अगर मैनेजमेंट ने खुद से बताया होता तो हम वो वाले प्रोसीजर पहली कैटेगरी वाले ना लिखते, और अगर ऑडिटर ने ये आइडेंटिफाई करवाया तो फिर हमने वो प्रोसीजर कंसीडर करने हैं, उसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड वगैरह की बात भी करेंगे। इसमें ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि मटेरियलिटी तो ऑडिटर का कॉन्सेप्ट होता है, मैनेजमेंट क्यों ये कह रही है कि ये इमटेरियल है और इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये डिस्कस नॉर्मली मैनेजमेंट को भी पता चल जाता है मटेरियलिटी लेवल क्या है। जब हम उसके साथ ट्रांजैक्शन अपनी सैम्पलिंग दे रहे होते हैं ना, तो जो शॉप मैनेजमेंट होती है उसको अंदाज़ा हो जाता है। ऑफिशियली हम मटेरियलिटी लेवल मैनेजमेंट के साथ डिस्कस नहीं करते, ठीक है, लेकिन जो शॉप मैनेजमेंट होती है उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो सैंपल के तौर पर सेलेक्ट करवा रहे हैं, तो इसलिए उस साइड में डिस्कशन करने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं आएंगे, क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने से पहले। ये तो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो चुकी है, इसका मतलब है हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए हैं तो तभी ये ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुई है ना। हम जो आगे फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो लिखेंगे इसमें। जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विंटर 2016 का। स्टार्ट करें जी। रिक्वायरमेंट पहले एज यूजुअल, evaluate the above situation and determine the course of action in respect of the above situation. Reporting implications are not required. क्या कहना चाह रहा है? मुझे इफेक्ट ऑन रिपोर्ट ना बताओ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोसीजर्स बताओ, इस सिचुएशन में क्या परफॉर्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ MEL विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल पार्ट्स टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। इस इंफॉर्मेशन का कोई इंपैक्ट नहीं है हमारे क्वेश्चन पे। Draft financial statement for the year end 30th December show profit before tax of 150 million and total assets of rupees 1.2 billion. ये मटीरियलिटी को डिस्कस करने के लिए हम इसको कंसिडर करेंगे, और मटीरियलिटी इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी चाहिए। क्या होगा मटीरियलिटी लेवल? कैलकुलेट कीजिए, मेरा 7.5 होगा 150 मिलियन का, हाँ 7.5। ड्यूरिंग द ईयर MEL हैज सोल्ड वन ऑफ इट्स बिल्डिंग टू NPL एट ए लॉस ऑफ ₹20 मिलियन। यहां तक रुक जाए, स्टेटमेंट पढ़ ली, बिल्डिंग सेल की क्लाइंट को, किसी पार्टी को एट ए लॉस। जब किसी फिक्स एसेट्स को लॉस पे सेल करें कोई रिस्क होता है? कौन सा रिस्क है? नॉट आर्म्स, ये तो रिस्क हो गया। फिक्स एसेट के एरिया में कोई रिस्क है? डेप्रिसिएशन का क्या रिस्क होता है वाला? जब कभी देखें, कंसेप्चुअली सोचिए, फर्ज कीजिए डेप्रिसिएशन 100% एक्यूरेटली रिकॉर्ड होती रही है, 100% एक्यूरेटली एज्यूम कीजिए थोड़ी देर के लिए। जिस फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन 100% एक्यूरेटली रिकॉर्ड होती रही है उसके बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू तकरीबन एक जैसी होगी। उसको डिस्पोज करेंगे तो कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिट या लॉस नहीं आना चाहिए, इस बात से एग्री करते हैं। इसीलिए अगर जब कभी फिक्स एसेट्स को सेल किया जाए और इस पे लॉस हो तो इस चीज़ की इंडिकेशन या प्रॉफिट हो, इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट नहीं होती रही, डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट नहीं होती रही।
डेप्रिसिएशन रेट रीजनेबल नहीं है। अगर लॉस पे सेल किया है तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन अंडर स्टेट होती रही है और डिफरेंस अभी आके एडजस्ट हुआ है। और अगर फिक्स एसेट को डिस्पोज करें और प्रॉफिट हो, ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि डेप्रिसिएशन ज़्यादा रिकॉर्ड होती रही है पास्ट में, और अब जो एक्सेस डेप्रिसिएशन प्रॉफिट के थ्रू रिवर्स हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो पहला रिस्क है यहाँ पे अभी रिलेटेड पार्टी की कोई बात नहीं की इसने, लेकिन एक रिस्क सामने आ गया हमारे, वो क्या है कि डेप्रिसिएशन रेट्स नहीं है। हाँ बिल्कुल, जब कभी प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल होगा और उसने प्रोसीजर पूछे हो तो आप ये पॉइंट हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डेप्रिसिएशन के रीजनेबलनेस के वो प्रोसीजर हम देखेंगे, उसकी लाइफ एस्टिमेशन और कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के साथ वगैरह वगैरह। तो पहला इशू इसमें ये आ गया। आगे चलते हैं। बिल्डिंग वाज परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ ₹80 million 7 years ago and was depreciated at the rate of 5% on straight line basis। ये उसकी डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ तक भी अभी मजीद कोई रिस्क हमारे सामने नहीं है या कोई फर्दर एरिया इन्वॉल्व नहीं है जिसपे प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत हो। मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट विच द सेल वाज अप्रूव्ड इंडिकेट दैट ए डायरेक्टर ऑफ MEL होल्ड्स 20% शेयर्स इन NPL। अब ये क्वेश्चन में अहम इंफॉर्मेशन है जो क्या बता रही है कि रिलेटेड पार्टी, दोनों एसोसिएटेड कंपनीज है और रिलेटेड पार्टी। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गई। However, the minutes also indicate that the director did not vote the transaction due to conflict of interest। ठीक है, लेकिन ये तो लीगल रिक्वायरमेंट उसने पूरी की ना, हमने तो अपने ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन करनी है। अब इसमें बताइए कौन सा रिस्क है? ट्रांजैक्शन आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या इवन अगर ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी आप इसको अज्यूम करें फिर भी रिलेटेड पार्टी के हवाले से जो प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं हमने वो उसमें बताएंगे। क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं इस सिचुएशन में? आप सबसे पहले क्या एग्रीमेंट ना पढ़ लें इसका, बल्कि एग्रीमेंट से भी पहले इसकी अप्रूवल वो इंस्पेक्ट कर लें डॉक्यूमेंट्स, और ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूवल चेक कर ली, इसका अप्रूवल मिनट से चेक की, इसके बाद इसका एग्रीमेंट चेक किया, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन को देखा, इवेल्युएट किया क्या वो मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे है। ठीक है, मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कंपेयर करेंगे और एप्रोप्रिएट इसकी अकाउंटिंग देखेंगे, इसका डिस्क्लोजर देखेंगे करेक्ट है कि नहीं। और स्पेशल रेजोल्यूशन की बात, इसमें एक ही डायरेक्टर, एसोसिएटेड कंपनी तो है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि वो स्पेशल रेजोल्यूशन होती है जब इन्वेस्टमेंट हो, और इन्वेस्टमेंट में वो कहता है इक्विटी या लोन एडवांसेस वगैरह के बारे में कोई इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई करता है। सेल एंड परचेज की ट्रांजैक्शन को जो इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई नहीं करता, लॉ का कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं अप्रूवल। ठीक है वो लॉ का कंसेप्ट, लेकिन अप्रूवल के कंटेक्स्ट में इसको लिख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में कोई काउंटिंग इशू आ जाए, आप उसको डिस्कस करते हैं ना, अगर लॉ का कोई इशू आ जाए उसको भी डिस्कस करना चाहिए। एक केस स्टडी में उसने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को टेस्ट किया हुआ था, तो अगर केस स्टडी में कहीं पे कोई लॉ का कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है और आपको याद है तो आप बिल्कुल उसको डिस्कस करते हैं कि हम इस लीगल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस को भी इंश्योर करेंगे। तो इस केस स्टडी में दो इश्यूज थे, एक था एसेट की यूजफुल लाइफ, ठीक है उसमें रिस्क था, और दूसरा था ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, उसको वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। क्लियर, इसमें कोई इशू? चलिए, अच्छा इसके सोल्यूशन में उसने इसको कोई खासा डिटेल ये डिस्कस किया हुआ है, ये था या शायद वो पहले वाले से सोल्यूशन था। तो हमने, और ये वाला जो डेप्रिसिएशन वाला इशू है ये सोल्यूशन में डिस्कस नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन चूंकि ये एक वैलिड रिस्क है, इसको सोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए था, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर दिया। क्लियर ये क्वेश्चन? चलिए ये था जी, हाँ सर मटीरियलिटी, बिल्कुल मटीरियलिटी को भी कैलकुलेट करके कंसीडर कीजिए। इसको 7.5 मिलियन था ना, और ये इसमें जो अमाउंट उसने दी है 80 मिलियन, परचेज एट 80 मिलियन और 20 मिलियन का लॉस है। अब जाहिर है जो ट्रांजैक्शन की अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी, तो 20 मिलियन के साथ कंपेयर कर लीजिए, ये सिग्निफिकेंट है। मटीरियलिटी कैलकुलेट करके ट्रांजैक्शन की अमाउंट को 80 के साथ भी कर सकते हैं, 20 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी असेसमेंट है इन दोनों के दरमियान की कोई अमाउंट होगी बुक वैल्यू जो होगी,
लेकिन आप 20 मिलियन के साथ भी कंपेयर कर लें, सिग्निफिकेंट है, इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट। मटेरियल हो, हम उसको डिस्कस करके एक छोटा सा पॉइंट ये भी कर सकते हैं कि लेकिन इसकी नेचर क्वालिटेटिव भी है, मतलब ऐसा भी कुछ। हाँ, आप यहाँ पे इसको दोनों तरीक़ों से डिस्कस कर लें, एक अमाउंट वाइज भी और दूसरा नेचर वाइज भी, ठीक है। अमाउंट वाइज भी बता दें सिग्निफिकेंट है, और चूंकि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है तो रिलेटेड पार्टी में तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, बाय नेचर मटेरियल, तो इसमें दोनों डिस्कस कर लें। जी ये था हमारा आज का लेक्चर, आज से 550, उसके साथ कुछ दो क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।